अंग्रेज फायदे के लिए तो आए थे, यूरोपीय लोग। इन्होंने अपनी वशीकरण चालू करा भाई, लोगों को गुलाम बनाया, कॉलोनी बनाया। तो कृषि के कुछ अन्य रूप इन्होंने इंट्रोड्यूस करे, शुरुआत करी, जैसे कि रोपण कृषि। कुछ भी जमीन पर आप खेती कर रहे हैं तो वो कुछ समय बाद अपनी उर्वरता खोएगी ही खोएगी। ठीक, उत्तर पश्चिमी यूरोप यानी ये वाला हिस्सा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है प्राथमिक क्रिया या प्राइमरी एक्टिविटीज। और ये वीडियो आपके लिए न्यू सेशन के अकॉर्डिंग रहने वाली है 2025 एंड 26। और जो उसके फ्री पीडीएफ नोट्स है वो आपको कहां पर मिल जाएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। इसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। और कुछ भी आपकी पर्सनल क्वेरी होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये आपका सिलेबस है फर्स्ट बुक से, ठीक है भाई। इन 3 चैप्टर को हम कर चुके हैं, 4th चैप्टर हमारा आज चल रहा है, ठीक है। और ये भी आज समाप्त हो जाएगा। तो ये आपके टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है ना। तो चैप्टर के नाम से ही समझेंगे। पहले उससे पहले आप ये देखो कि आपके कौन कौन से टॉपिक है। तो पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे भाई आर्थिक क्रिया क्या होती है, प्राथमिक क्रिया क्या होती है, इसकी हम बात कर रहे होंगे। फिर आपका पहला टॉपिक आता है आखेट और भोजन संग्रह। आखेट क्या होता है, ठीक है। भोजन संग्रह का मतलब यहाँ पर क्या है, कौन करता था भोजन संग्रह, ठीक है। उसके बाद हम पशुचारण की बात कर रहे होंगे। उसके बाद हम कृषि की बात कर रहे होंगे, ठीक है। कृषि के बहुत सारे टाइप्स हैं यहाँ पर। ये मैं सोचा ना कि 4 टॉपिक है, ये 4-5 टॉपिक है ना, ठीक है भाई। आगे इसके सब डिवीजन भी है। कृषि में हमको बहुत सारे इसके टाइप्स पढ़ने हैं, ऐसे फिर हमारा खनन है। तो बेसिकली आपके मैं कहूँ तो ये 4 टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपका परिचय है, समझ आ गया। तो आगे चलते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करूं इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति है दिख रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और एक बैल दिख रही है। क्या कर रहा है बेसिकली कहीं और यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा है। तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये कहीं ना एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो काम कर रहे हैं जो कि हमें नेचुरल रूप से हमें मिल रखा है। जैसे मछली समुद्र में मिल जाती है, वहां से मछली, जो मछली मछुआरा है वो मछली पकड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये खेती कर रहा है। तो कहने का मतलब है प्राथमिक क्रिया हमारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी होती है। समझ आ गया। या मैं कहूँ तो भाई हम जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसको ऐसा कच्चा माल के रूप में यूज कर रहे होते हैं, और बेसिकली हम उसको कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, जस्ट उसी को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना। मैं कहूँ तो डायरेक्ट हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राथमिक क्रिया पर्यावरण से जुड़ी होती है। समझ आ गया। तो ये आपकी क्या होती है भाई, प्राथमिक क्रिया है। अब प्राथमिक क्रिया से पहले बेसिकली क्या है, हम आर्थिक क्रिया की बात करेंगे, ठीक है। आपका चैप्टर का नाम तो है प्राथमिक क्रिया। तो कोई भी क्रिया करी जाती है वो बेसिकली अर्निंग के लिए करी जाती है। किसके लिए करी जाती है, अर्निंग के लिए करी जाती है ना, अर्निंग के लिए करी जाती है। तो ये भी प्राथमिक क्रिया बेसिकली अर्निंग के लिए करी जा रही है, तो सीधी सी बात है। तो जब मैं बात करता हूँ प्राथमिक क्रिया की, तो ये क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। और आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, मानव के ऐसे क्रियाकलाप या ऐसी एक्टिविटीज जिसने क्या उसे आय प्राप्त होती है, समझ रहे हो ना, या जो वो आय प्राप्त करने के लिए करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। समझ आया। आगे चलते हैं। देखो भाई, अब जो आर्थिक क्रिया है ना, उसको हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, और इन चारों ही क्रिया के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सी है, तो देखो भाई, पहली आपकी है प्राथमिक क्रियाकलाप जो हमारा इस चैप्टर में रहने वाला है। उसके बाद हमारा द्वितीयक क्रियाकलाप जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। उसके बाद आपका है तृतीयक क्रियाकलाप, और आपका है चतुर्थ क्रियाकलाप जो कि हमारा उससे भी अगला चैप्टर है, ठीक है। तो ये आपका पूरा रहने वाला है, आपको समझना है, ठीक है, ये चैप्टर। और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप आगे कोई एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। समझ आ गया। तो देखिए भाई, अगर थोड़ा थोड़ा बताओ मैं आपको, प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या होता है, हम डायरेक्ट एनवायरनमेंट से चीजें बना रहे होते हैं, कृषि वगैरह कर रहे होते हैं, मछली पकड़ रहे होते हैं। तो वहां से जो कच्चा माल है वो हम इनको देते हैं, किनको, द्वितीयक क्रिया वालों को, जो कि क्या करते हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। जो प्राथमिक क्रियाकलाप में, जैसे मान लो कृषि से गन्ना उगाया, ठीक है। अब गन्ना बेसिकली क्या, ऐसी एक फैक्ट्री को दे देंगे जो बेसिकली शुगर बनाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप वाला जो है, जो बनाता है उसका कच्चा माल, जो द्वितीय क्रिया करते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं वो द्वितीय क्रिया में आती है ना। तो वो बेसिकली करता है अपना कच्चा माल प्राथमिक क्रियाकलाप वालों से लेते हैं। मैं कहूँ तो ये डिपेंडेंट होते हैं इन पर, ठीक है। ऐसे तृतीय क्रियाकलाप आ जाता है जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। बैंकिंग में टीचर है, कोई लॉयर है, सब हमारा तृतीय क्रियाकलाप में आता है, जो कि सर्विस दे रहे होते हैं। और आता उसके बाद आता है हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप, जो कि कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। जहां पर कहीं रिसर्च वगैरह की बात आ जाती है, जहां पर कहीं रिसर्च की बात आ जाती है,
जहाँ पे नॉलेज की ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा नॉलेज की बात आ जाती है, ठीक है, तो चतुर्थ क्रियाकलाप की बात आ जाती है, ठीक है। सबके बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन आज हमारा जो चैप्टर है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के ऊपर रहने वाला है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। देखो भाई, तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप की। तो प्राथमिक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, डायरेक्टली अपने एनवायरनमेंट पर निर्भर होते हैं। अब समुद्र है, सी है, वो बेसिकली किस में आता है आपका, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है, तो उससे बेसिकली मछुआरा मछली पकड़ रहा है ना। अब कोई कृषि कर रहा है, कृषि के उसको लैंड चाहिए, ठीक है, फर्टाइल लैंड चाहिए, उपजाऊ जमीन चाहिए, तो भी तो हमारा पर्यावरण ही है। तो डायरेक्ट क्या है, जो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग, वो डायरेक्ट क्या है, हमारे पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, समझ आ गया। और इन पर बेसिकली जो है वो द्वितीय क्रियाकलाप वाले निर्भर रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इतना आपको समझ आना चाहिए। अब देखो, प्राथमिक क्रियाकलाप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं, जैसे कि आपका कृषि हो जाएगा, पशुपालन आपका हो जाएगा, पशु को पालना, आखेट हो जाएगा, आखेट मतलब शिकार करना होता है, ठीक है, खनन हो जाएगा आपका, मछली पकड़ना हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, संग्रहण हो जाएगा। संग्रहण आपका आ जाता है भाई कुछ भी आप फल वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, वनों से, और आपका वानिकी आ जाएगा। तो ये कुछ आपके प्राथमिक क्रियाकलाप के एग्जाम्पल है जो कि आपको पता होने चाहिए, और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर पता है तो कमेंट में ये भी लिखो, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, तो पहले टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आखेट और भोजन संग्रह, ठीक है भाई। तो आखेट और भोजन संग्रह, आखेट का मतलब बताया ना मैंने, शिकार करना होता है, और भोजन संग्रह मतलब भोजन को इकट्ठा करना, जो हमारे आदि मानव टाइप के जो लोग थे, या मैं कहूँ तो एंशियंट टाइम्स में जो लोग थे बेसिकली इसको अंजाम देते थे। आज के टाइम पे भी शायद एक आध जगह कोई आपको वर्ल्ड में दिख जाए जो कि ये काम आज भी करते हो, ठीक है। देखो भाई, तो मानव सभ्यता के आरंभिक युग में, ठीक है, जब मानव सभ्यता की हम बात करते हैं कि हाँ भाई मानव सभ्यता विकसित होने लग गई है, तो उसके बिल्कुल स्टार्टिंग के फेज में, आरंभिक युग में, आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर करता था। सीधी सी बात है भाई, आरंभिक युग की बात हो रही है, तो जो आदिमकालीन मानव है, आदिमकालीन मानव मतलब जो पुराना मानव है, ठीक है, जब मानव सभ्यता स्टार्ट ही हुई है मान लो आप, तो अपने जीवन निर्वाह के लिए, निर्वाह मतलब होता है जीवन को जीने के लिए, अपना जीवन जिएगा कैसे, वो चलाएगा कैसे, तो उसके लिए वो अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर रहता था, ठीक है भाई। और उसका जो जीवन निर्वाह था वो बेसिकली दो कार्यों से होता था। किससे? दो कार्यों से होता था, पहला शिकार करना, दूसरा भोजन करना, ठीक है भाई, या शिकार करने को आप आखेट करना भी कह सकते हो, है ना, समझ आ रहा है। तो देखो, आसपास के पर्यावरण या वातावरण पर निर्भर रहता था, ये आसपास के वातावरण पर ही तो आ रहा है, शिकार करना, भोजन संग्रह करना, ये आसपास के वातावरण की बात हो रही है, ठीक है भाई। शिकार करोगे अपने वातावरण में करोगे, भोजन संग्रह करोगे अपने आसपास ही तो करोगे, है ना। फिर तो उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों से होता था, शिकार करना और भोजन संग्रह। शिकार करना मतलब पशुओं का आखेट करना, बता दिया मैंने, हंटिंग करना, और भोजन संग्रह मतलब कि खाने योग्य जंगली पौधे और कंदमूल एकत्रित करना या इकट्ठा करना। तो ये समझ आया भाई, ये आपका अभी तक कुछ ज्यादा मैंने बताया नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, अभी तो बहुत स्टार्टिंग में चल रहे हैं अपनी बुक के हम। और आदिकालीन मानव समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था, ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, क्या, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन पर बेसिकली क्या भाई निर्भर रहता था वो, समझ रहे हो। तो आदिम कालीन मानव जो है वो बेसिकली जंगली पशुओं पर निर्भर रहता था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो भाई, अब अधिक शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे, यानी कि जहां पर ज्यादा ठंडी पड़ रही है, जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे जगह पर, ऐसे प्रदेशों में जो रहने वाले लोग हैं बेसिकली क्या करते थे, आखेट करते थे। क्या करते थे भाई, शिकार कर लिया, ठीक है, हंट कर लिया, उसके बाद शांति से भाई अपना जहाँ भी वो ठहरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं गुफा वगैरह में, जहाँ पर भी आराम से शिकार तो कर लिया, आराम से इसको पका के या कच्चा ही खा जाएंगे, ठीक है भाई, समझ रहे हो। कहाँ पर अधिक शीत और जहाँ पर गर्मी ज्यादा है या ठंडी ज्यादा है, क्योंकि उनको बाहर निकलने में फिर परेशानी होती थी, इसलिए वो अंदर रहेंगे, अपना शांति से शिकार तो कर लिया है, खाएंगे, ध्यान रखना। तो बेसिकली जहाँ पर ज़्यादा ठंडी है, ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर बेसिकली लोग आखेटी किया करते थे, समझ आ गया। आगे चलो, और फिर धीरे धीरे तकनीकी विकास हो, मतलब कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने तुमको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जो है सांस्कृतिक विकास को दिखाता है। तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ह्यूमन सबको समझने लग गया, और जब ह्यूमन सबको समझने लग गया, उसको प्रकृति के बारे में सब समझ आने लग गया, तो उसने क्या करा, उसने आग की खोज करी। फिर जो कच्चा खाना ये खाते थे, शिकार करा, कच्चा जो खाना खाते थे उसको जगह उसको पका के खाने लग जाएंगे, है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, तकनीकी विकास हुआ।
आगे चलो। और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी क्या है, मछली पकड़ने का कार्य करने लगे थे। पहले शिकार कर रहे थे और संग्रह करते थे, लेकिन अब तटवर्ती क्षेत्र जो है वहां पर जो लोग हैं मछली पकड़ने का कार्य करने लगे थे। धीरे धीरे उनको समझ आने लग गया था कि हम और कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। और अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई या तो संकटापन्न है। ठीक है भाई, मतलब कि अवैध शिकार, अनवैलिड, जो वैलिड नहीं है, शिकार लगातार करना, मना करने के बाद भी शिकार कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो कई जीव हैं, जो कई जीवों की जातियां हैं, उनकी जो स्पीसीज है वो नष्ट हो चुकी हैं या तो लुप्त हो गई हैं, या तो संकटापन है। संकटापन मतलब कि उनको रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। संकटापन का मतलब होता है उसको रेड लिस्ट में या एंडेंजर्ड, बेसिकली रेड लिस्ट में उसको जारी कर दिया जाता है कि भाई ये खतरे में, अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये भी क्या जल्दी लुप्त हो जाएंगी। ध्यान रखना, ये बेसिकली शिकार के कारण हुआ है। ठीक है, आगे चले। देखो, और प्राचीन काल के आखेटक यानी शिकारी पत्थर या लकड़ी के बने औजार या तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे। भाई सीधी सी बात है, जो प्राचीन काल के आखेटक के शिकारी जो हैं वो पत्थर या लकड़ी के बने औजार का यूज करेंगे, और कुछ तो उनके पास था भी नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था भाई और हम क्या बनाएं, है ना। तो पत्थर के बने औजार या तीर इत्यादि का यूज करते थे, जिसमें मारे जाने वाले पशुओं की संख्या भी क्या होती थी, सीमित होती थी। कितना ही पशु मर जाएगा यार उनके पत्थरों से, लकड़ी के तीर से, समझ रहे हो ना। तो उससे बहुत जो पशु मरते थे वो भी सीमित मरते। लेकिन आज की बात मैं करूं, अगर आज कोई हंट करता है तो भाई ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जिससे एक बार में पशु मर जाता है और ज्यादा पशु मरते हैं। तो पहले संख्या सीमित थी। ठीक है, ध्यान रखना है। और भोजन संग्रह और आखेट की आगे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो भोजन संग्रह और आखेट क्या है, प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं हैं। क्या है भाई, आपकी एंशियंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है भोजन संग्रह, यानी कि भाई खाना इकट्ठा करना, कंद मूल फल इकट्ठे करना, सब्जी इकट्ठी करना और शिकार करना। समझ आ गया। और ये विश्व के विभिन्न भागों में ये कार्य अलग अलग स्तरों पर करा जाता है, कोई बड़े लेवल पर, कोई छोटे लेवल पर, सब करते हैं। देखिए, ठीक है। अब जो भोजन संग्रह मैं कहूँ ना, तो भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, एक है भाई उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें आपका उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और आपका दक्षिणी चिली आते हैं। ठीक है। और निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें आपके अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका आपका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आ जाएगा। घबरा गए क्या बेटा सारे नाम देख के? अरे भाई मैप में दिखाऊंगा, टेंशन मतलब मैप वर्क भी आता है तुम्हारा। तो उच्च अक्षांश के क्षेत्र देख लो, भोजन संग्रह, ठीक है, फूड गैदरिंग, जो आपके दो हिस्सों में करी जाती है विश्व के, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश, हाई एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड। ठीक है, उस उच्च अक्षांश में आपका उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली आ जाएंगे, और निम्न अक्षांश में आपका अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश यानी साउथ ईस्ट एशिया। ये सब जो आपकी बुक का ही मैप है, ठीक है, ये सब मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया आपके लिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो भाई आपका ये यूरेशिया वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। पीछे चलते हैं ना वापिस, क्या बोला था भाई, उत्तरी कनाडा, ठीक है, उत्तरी कनाडा आपका ये रहा। ठीक है, ये आपका उत्तरी कनाडा वाला एरिया हो जाएगा, जो कि क्या आपका उच्च अक्षांश की बात हो रही है। ये आपका क्या हाई एल्टीट्यूड है, आपका क्या है, ये हाई एल्टीट्यूड है यानी उच्च अक्षांश है, और ये आपका निम्न अक्षांश की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी देखो वापस, ठीक है, उत्तरी कनाडा हो गया ना अपना, ऐसे आपका उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली हो जाएगा, है ना। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, ये आपका उत्तरी यूरेशिया हो गया। समझ आ गया। अब निम्न अक्षांश की मैं बात करूं, पीछे चलते हैं ना, और निम्न अक्षांश की बात करूं तो आपका अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश। तो आप देख लो इसको मैप में, क्या दिक्कत है। देखो भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंडिया है, ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश हो गए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना। और पीछे देखते हैं, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, आपको मैंने दिखा दिया पीछे, और ये आपका अफ्रीका वाला हिस्सा हो गया। समझ रहे हो। तो ये आप सारे को ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपके मैप में है उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश वाले एरिया जो आपको दिखाने थे। ध्यान रखना बार बार मैप को देखने, क्योंकि एग्जाम में आपका ये आता है। आगे चलते हैं। और आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो चुका है, यानी कि मैं कहूँ आज के टाइम में जो भोजन संग्रह जो लोग करते हैं बेचारे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में, कुछ हिस्सों में, दो भाग दिखाए ना मैंने, तो कुछ भागों में क्या हो चुका है, व्यापारीकरण हो चुका है, यानी कि उसका भाई उसको भी मतलब कि बिजनेस करने लग गए उसका भी। ठीक है, कैसे देखो, तो बेसिकली क्या करते हैं भाई ये लोग, कीमती पौधों की पत्तियां
और देखो वैसे व्यापारीकरण कैसे हो गया, देखो यहाँ पर कुछ अलग चीज चल गई है, मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो व्यापारीकरण कैसे हो गया है ना, देखो अब जो आज आधुनिक टाइम की बात करूं तो ये भोजन संग्रह कर रहे हैं, जो व्यापारीकरण जिसने कर जो व्यापार कर रहा है इस चीज का, वो इनसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी, ठीक है, और कम दामों में बेच रहा है लोगों को, ठीक है। और ये भाई इनसे अच्छी क्वालिटी में जो भोजन संग्रह कर रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं भाई, ज्यादा क्वालिटी में और कम दामों में बेच रहे हैं। तो इसलिए जो भोजन संग्रह करने वाले हैं, जो बेसिकली अभी एक जो उनसे ज्यादा दामों में बेच रहे हैं, तो उनका नहीं बिक रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, भोजन संग्रह का भी क्या हो गया, व्यापारीकरण हो गया है। और ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल, औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जो ये इकट्ठा कर रहे हैं ना, उससे ये अलग अलग चीजें बना रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ चीजें परिवर्तन कर दे रहे हैं और उसको बाजारों में बेच देते हैं। तो भाई कीमती पौधों की पत्तियां, छाल, औषधीय पौधों को सामान्य रूप से क्या करते हैं भाई, बाजार में इस पर थोड़ा चेंज करके, संशोधित करके उसको बाजार में बेचने का काम भी करते हैं। अब देखो भाई, जो पौधे हैं ना बेसिकली, उसका विभिन्न भागों में उपयोग करा जाता है, ठीक है। तो पौधे के विभिन्न भागों का जो है ये उपयोग करते हैं, कैसे, जो मैंने दिखाया ना, जब व्यापारीकरण आपका हो गया है तो ये पौधे का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। जो पौधे के अलग अलग हिस्से हैं, भाग हैं, उसका यूज किस तरीके से करते हैं। जैसे कि छाल की बात करूं तो छाल का यूज ये कुनैन, चमड़ा या कार्क बनाने में करते हैं। ऐसे पत्तियों की बात करूं तो ये पेय पदार्थ बनाने के लिए करते हैं, दवाइयों का और कांतिवर्धक वस्तु बनाने में यूज ये करते हैं। ऐसे रेशे कपड़ा बनाने में। फल की बात करूं तो ये भोजन तेल के लिए यूज करते हैं। और पेड़ के तने का ये रबड़, बलाटा, ठीक है, और गोंद व राल बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहां तक तुम्हें समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पौधों के या पेड़ों के विभिन्न हिस्सों से ये अलग अलग चीजें बनाते हैं, जिसको ये बाजार में आसानी से बेच पाते और मुनाफा कमा पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भोजन संग्रह है उसका व्यापारीकरण हो गया है। जो कर ले रहा है वो प्रॉफिट कर पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो व्यापारीकरण हो गया मैंने बता दिया, वो अच्छी क्वालिटी में सस्ते दामों में बेच रहा है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे पशुचारण की, किसकी, पशुचारण की, ठीक है। तो देखो भाई, तो पशुचारण की जब मैं बात करता हूँ तो पशुचारण के दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। एक आपका है भाई कौन सा, एक आपका है चलवासी पशुचारण, ठीक है। उसके बाद है आपका वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे चलवासी पशुचारण है, बेसिकली ये अपना बस जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और जहां पर वाणिज्य पशुधन पालन की बात आ जाती है, किसकी, वाणिज्य पशुधन पालन की, तो यहाँ पर ये बात बेसिकली कर रहे होते हैं किसकी, प्रॉफिट की। समझ आ गया, तो ध्यान रखना, ये आपको समझ आ गया। तो पहले हम बात करते हैं पशुचारण की, ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे भाई वाणिज्य पशुधन पालन की। और ध्यान रखना भाई, एग्जाम में इसका डिफरेंस करने के लिए भी आता है, भाई अंतर स्पष्ट करो दोनों में, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो देखो भाई, पशुचारण की बात हो गई, तब लोगों को ये समझ आने लग गया भाई बाद में कि आखेट तक, आखेट यानी कि शिकार कर जो हम कर रहे हैं, कब तक जीवन चला लेंगे भाई, इससे कुछ और देखना पड़ेगा। तब जाके लोगों ने क्या भाई, पशु को पालना सोचा कि भाई पशु को पालेंगे हम, ठीक है, ध्यान रखना। तो आखेट पर निर्भर रहने वाले लोगों ने जब ये महसूस किया कि भाई केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता और कुछ देखना पड़ेगा, तब जाके मानव ने क्या करा, पशुपालन के बारे में सोचा। समझ आ रहा है, तब जाके उन्होंने सोचा कि भाई हमें कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर उन्होंने पशुपालन को सोचा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखो भाई, और अलग अलग जलवायुविक, ठीक है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ पर बेसिकली मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो अलग अलग जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके उनको पालतू बनाया, ठीक है भाई। मतलब कि जो लोग एंशियंट टाइम पे रह रहे थे या आज भी रहते हैं, तो पहले मतलब जैसे भी कंडीशन में वो रह रहे हैं, जिस क्लाइमेट कंडीशन में वो रह रहे हैं, जैसे जलवायु वाली दशाओं में वो रह रहे हैं, उस क्षेत्र में जहां पर वो रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में, वहां पर जैसी भी जलवायु की दशाएं हैं, तो वहां पर जो जानवर अवेलेबल है, ठीक है, उसी को उन्होंने पालतू बना लिया। सीधी सी बात है, समझ तुमको आ गया होगा। और भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय जो है निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, ठीक है, मैंने बता दिया ना। तो आज के टाइम की बात करूं तो आपको जो पशुपालन है वो जो निर्वहन के लिए तो करा ही जाता है और व्यापारिक स्तर के लिए भी किया जाता है, जो कि हमें वाणिज्य में पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर पहले चलवासी पशुचारण की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो पशुचारण देखा। तो चलवासी का मतलब क्या होता है, जो कभी टिकते ही नहीं है, चलते ही रहते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी जो जगह है वो चेंज करते रहते हैं, किसके लिए भाई, खाने पीने की तलाश में। भाई पशुओं को खिलाना पिलाना भी तो है, तो चारे पानी की तलाश में जाते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
तो चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, एंशिएंट टाइम से चल रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। हर चीज के लिए अपने पशुओं पर निर्भर वो रहता था, ध्यान रखना। समझ आ गया? आगे मैं बात करूं, और वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चरागाह, ठीक है भाई, जहां पर क्या है उस पशु को चराना है, ठीक है, ध्यान रखना, उसी की तलाश में चरागाह की उपलब्धता और गुणवत्ता के हिसाब से बेसिकली क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होता रहता था, ठीक है भाई। और इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने सुनिश्चित क्षेत्र होते थे, निश्चित क्षेत्र होते थे, मतलब कहने का मतलब है जहां पर ये जा रहे हैं ना, तो इन सबके अपने अपने निश्चित एक फिक्स्ड एरियाज हैं। समझ आ गया? चरगाह क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर। और आगे मैं बात करूं तो देखिए भाई, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते थे, मैंने बता दिया यार, वो तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाएंगे ना, वहां पर जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसी जलवायुविक दशाएं हैं, तो वहां पर जो जानवर अवेलेबल है, पशु अवेलेबल है, उसी को पालते हैं। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु में, ध्यान रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए जो बता रहा हूँ अभी। तो आपका जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, वहां पर गाय बैल प्रमुख है। ऐसे आपका सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊंट पाला जाता है, ठीक है, सहारा और एशिया वाले रीजन में जो यहाँ के मरुस्थल है। और तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा पाले जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं तुमसे कमेंट में पूछता हूँ, जो एंडीज पर्वत की बात यहाँ पर बात हो रही है ना, ये कहाँ पर है, ठीक है, बताना कि जो एंडीज पर्वत है ये बेसिकली किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, ध्यान रखना। तो तिब्बत और एंडीज पर्वतीय भागों में आपको याक और लामा देखने को मिल जाएंगे जो कि पाले जाते हैं। और आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको रेडियर पाला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में जो नॉर्थ पोल वाले एरियाज है। और अब चलवासी पशुचारण की बात कर रहे हैं तो उसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, ध्यान रखना भाई। एक एक जो मैप बता रहा हूँ ना, सारे मैप बता रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। तो चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र है वर्ल्ड के अंदर। पहला क्षेत्र आपका उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट से, अभी मैप में देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्षेत्र है जो आपका है उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा क्षेत्र आपका यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। और तीसरा क्षेत्र आपका है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप या मेडागास्कर आइलैंड। समझ आ गया? तो पहले क्षेत्र की मैं बात करूं तो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से होता हुआ अरब प्रायद्वीप और मंगोलिया और मध्य चीन। तो मैप में चलते हैं भाई, देखो भाई, तो आपको क्या बोला, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ, देखो, तो ये आपका हो गया अटलांटिक तट से होता हुआ, ठीक है, अटलांटिक तट से होता हुआ आपका पूरा, ठीक है, अरब प्रायद्वीप, आपका मध्य चीन, पूरा मंगोलिया वाला एरिया इधर आ जाएगा। तो ये पूरे इस वाले एरिया की बात हो रही है, पहला क्षेत्र में इस एरिया की बात यहाँ पर हो रही है। आपका अफ्रीका से लेकर पूरा आपका जो अरब प्रायद्वीप, मध्य चीन और आपका मंगोलिया भी इधर ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पूरे एरिया की पहला क्षेत्र आपका ये हो जाएगा। फिर से चले वापिस, ठीक है, अटलांटिक तट से होता हुआ अरब प्रायद्वीप और आपका मंगोलिया और मध्य चीन। दूसरे क्षेत्र की बात करो, यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश। यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश कहाँ है आपका? यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश ये वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश, ध्यान रखना, इसको हम उत्तरी यूरेशिया भी बोल सकते हैं, तो ये आपका रीजन हो जाएगा। बाकी टुंड्रा प्रदेश है, ध्यान रखना है। आगे चले, मतलब वापिस पीछे चले। और तीसरा क्षेत्र आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप। तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका आपका कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी तो ये वाला हिस्सा हो गया और पश्चिम आपका ये वाला हिस्सा हो गया, है ना। तो दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तीसरा क्षेत्र आपका, और मेडागास्कर द्वीप यानी ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा इसका भी, मान लो ये मेडागास्कर है ना, तो इसका भी ये कौन सा पश्चिम वाला हिस्सा, ध्यान रखना। तो ये आपका मेडागास्कर द्वीप पे आपको तीसरा क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। मैप समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे भाई? ठीक है, मैं ध्यान रखना। अटलांटिक तट से होता हुआ अरब प्रायद्वीप, मध्य चीन और आपका मंगोलिया, आपका जो है भाई पूरा ये आपका तीसरा क्षेत्र ये हो गया, और आपका टुंड्रा प्रदेश आपका सेकंड क्षेत्र हो गया, है ना। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वाणिज्य पशुधन पालन की। क्या? वाणिज्य पशुधन पालन कि भाई वाणिज्य मतलब कहीं ना कहीं आपका व्यापारीकरण की बात यहाँ पर आ जाती है, भाई पैसा कमाने की बात आ जाती है, प्रॉफिट की बात आ जाती है। तो पशुधन यानी पशु पालेंगे और पैसा कमाएंगे, वो वाली बात यहाँ पर आ जाती है। तो वाणिज्य पशुधन पालन में आपको ध्यान रखना है। तो चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित यानी बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से और पूंजी प्रधान होता है। उसमें ज़्यादा पैसा थोड़ी लग रहा है, बस जानवरों को उठाओ लेके चलते फिरो,
ठीक है, जहां तुम्हें चरगाह मिल जाए वहां उनको चरा दो, समझ रहे हो ना। लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन का एक निश्चित एरिया है, वहां पर उनको पाला जाता है और उनसे कहीं ना कहीं प्रॉफिट की बात करी जाती है, तो ध्यान रखना इसमें, और पैसा भी खर्च होता है, ध्यान रखना। तो वाणिज्य पशुधन पालन बहुत व्यवस्थित है और पूंजी प्रधान है। और आगे सुनिए, और वाणिज्य पशुधन पालन जो है पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और फार्म भी जो होते हैं स्थायी होती है। ठीक है, मैं बोलूँ भाई वाणिज्य पशुधन पालन लोगों को क्यों आ रहा है दिमाग में, क्योंकि ये पश्चिमी संस्कृति में करा जाता है। ठीक है भाई, पशुधन पालन क्योंकि वाणिज्य रूप से करा जाता है, प्रॉफिट के लिए करा जाता है, तो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, एमसीक्यू में आ सकता है। और जो उसके फार्म होते हैं ना वो भी स्थायी होते हैं, बदलते नहीं है। फार्म क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, मतलब कि जो जानवर इन्होंने पाल रखे हैं, उनको पालतू बना रखा है, तो वो फार्म में रहते हैं। ठीक है, फार्म भी स्थायी होते हैं। और फार्म क्या होता है भाई, विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं। जो फार्म बना रखे हैं ये बहुत बड़े एरिया पर फैले होते हैं, क्योंकि भाई इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट की बात आ जाती है। और पूरे क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, मतलब कि पूरे क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो फार्म जो है बड़े एरिया पर फैले होते हैं, तो इसी पूरे क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में, छोटी छोटी यूनिट्स में हमने डिवाइड कर दिया। और चराई को नियंत्रित करने के लिए क्या, इन्हें बाड़ लगाकर, क्या बाड़ लगाकर बेसिकली एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। कहने का मतलब है जो उन्होंने फार्म बनाया ना, जो बहुत बड़े एरिया फैले, तो उसको हर एक यूनिट में बांट दिया। ठीक है, तो हर एक जो यूनिट में बांटा है ना, तो वहां पर क्या होगा, चराई को नियंत्रित करने के लिए क्या कर देते हैं, बाड़ लगा देते हैं। बाड़ लगाने का मतलब एक रुकावट से बना दिया। ठीक है, ध्यान रखना, जिससे कि दूसरा पालतू जानवर है वो दूसरे जगह, दूसरी यूनिट में ना आ जाए, दूसरी इकाई में ना आ जाए। इससे क्या होगा भाई, चराई नियंत्रित रहेगी। अपने ही एरिया का जो है जानवर है वो अपने एरिया में ही चराई करेगा, ना कि दूसरे एरिया में, समझ रहे हो ना। तो इससे क्या होता है भाई, जो चराई है वो नियंत्रित रहती थी, कंट्रोल रहती थी, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट मैं बात करूं, देखो, और जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। ध्यान रखना, सबके लिए एक निश्चित क्षेत्र है भाई, चराई सब मतलब सबके लिए चारा रखा हुआ है। जब मान लो भाई एक एरिया है, वहां पे चराई खत्म हो गई, सॉरी चराई या चारा खत्म हो गया है, घास समाप्त हो गई है, तो तब क्या करते हैं भाई, उस पशुओं को, उस क्षेत्र के पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता था भाई चराई के लिए। ध्यान रखना, वैसे ही चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगा दी जाते थे। पहले बांटा जा रहा है, फिर उसमें बाड़ लगा दी, इसी रुकावट से आप कह सकते हो बाड़ को लगा दी, ताकि चराई नियंत्रित रहे। ध्यान रखना। और वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी क्या होती है, चरगाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। कहने का मतलब है जो फार्म को अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं, अलग अलग यूनिट्स में बांट रहे हैं, तो उस यूनिट में, उस इकाई में उतने ही जानवर आएंगे जितने जितने में उस चराई की क्षमता है, जितना वहां पर चारा हो सकता है, चरगाह वहां पर हो सकता है, जितने जानवर वहां पर चारा खा सकते हैं, उतने ही पशुओं की संख्या वहां पर होती थी। ध्यान रखना है, यानी चरगाह की वहन क्षमता कितनी है, कितने जानवरों, कितने पालतू पशुओं की वहां पर क्षमता है वहां पर रहने की, तो उतने ही पशु वहां पर होते थे। ध्यान रखना है। आगे हम चले, और एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि अलग, यहाँ पर घोड़ा, यहाँ पर बैल, यहाँ पर सब एक साथ घुसे नहीं, एक ही प्रकार के पशु पाले जा रहे हैं। ध्यान रख रहे हैं, अलग अलग नहीं पाले जा रहे हैं। और प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल और घोड़े आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो जो अलग अलग इकाइयां बांट भी रहे हैं, तो एक ही प्रकार के पशु पाल रहे हैं, ध्यान रखना। बाकी प्रमुख पशुओं में जो पाला जाता है व्यवसाय के लिए, तो भेड़, बकरी, आपका गाय, बैल और घोड़े आ जाते हैं। और इनसे प्राप्त मांस, खालें, ऊन को बेसिकली वैज्ञानिक ढंग से संशोधित करते हैं, संसाधित करते हैं, और डिब्बा बंद कर, यानी बिल्कुल पैक्ट वगैरह करके विश्व भर के बाजारों में ये निर्यात भी कर दिया जाता है। तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और पशु फार्म में पशुधन पालन जो है वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, मतलब कि जो पशु फार्म है जहाँ पर पशु को रखा जा रहा है, चराई करवाई जा रही है, इसको ठीक है चारा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको जो है वैज्ञानिक आधार पर, साइंटिफिक बेस पर क्या है, उसको व्यवस्थित किया जाता है पशु फार्म को। ठीक है, मतलब कि जैसे साइंटिफिक तरीके बता रखे भाई कैसे पशु को रखना है, किस तरह ध्यान रखना है, वो सब साइंटिफिक तरीके से करा जाता है। और इसमें मुख्य ध्यान जो है पशुओं के प्रजनन, मतलब कि रिप्रोडक्शन पर दिया जाता है, कि मतलब भाई अब कोई पशु है तो उसके जैसा एक और आ जाए, ठीक है, तो प्रजनन की बात यहाँ पर हो रही है, तो प्रजनन पर ध्यान रखा जाता है। और जननिक सुधार पर ध्यान दिया जाता है, बीमारियों पर नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना। तो हर जो जानवर है, जो पशु उन्होंने पाल रखा है, उसकी हर एक खातिरदारी करी जाती है, उसकी बीमारियों का ध्यान रखा जाता है, कोई बीमारी है ये तो इसको ठीक कराना है, इलाज कराना है, और उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होता है। तो इनके प्रमुख ध्यान किस पर रहते हैं मैंने बता दिया है, समझ आ रहा है। अब आगे देखो, अब जो है ना विश्व में, वर्ल्ड में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और यूएसए
में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। मैप में देखेंगे ना, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो। तो न्यूजीलैंड आपका कहाँ है, ये आपका न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वाणिज्य पशुधन पालन करा जाता है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है आपका, आपका ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ठीक है। देखो तो ऑस्ट्रेलिया में आपका वाणिज्य पशुधन पालन करा जाता है ना। उसके बाद अर्जेंटीना और यूरुग्वे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा अर्जेंटीना और यूरुग्वे, ठीक है। अर्जेंटीना और यूरुग्वे है ना, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यूएसए में वाणिज्य पशुधन पालन करा जाता है, तो ये भी पूरा एरिया, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब ये वाला और आपका ये वाला रीजन, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने इस पूरा सर्कल इसलिए लगाया, मतलब ये वाला एरिया भी कवर हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा, समझ आ गया। और ये भी आप ध्यान रख सकते हो, यहाँ भी आपका होता है, लेकिन मेंशन आपकी बुक में इतने कर रखे हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और यूएसए वगैरह। बाकी मैप आप देख सकते हो भाई, आपको थोड़ा ये वाला एरिया भी देखने को मिल जाएगा और ये वाला एरिया भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेन जहाँ पर करा जाता है, तो मैंने आपको जो रीजन बताए हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरुग्वे, अर्जेंटीना और आपका यूएसए वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए। आगे मैं बात करूँ कृषि, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है तुम्हारे लिए। यहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, कृषि के प्रकार पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, तो कृषि के प्रकार की बात करेंगे तो पहला आता है आपका निर्वाह कृषि, ठीक है। निर्वाह कृषि में भी आपका आता है आदिकालीन निर्वाह कृषि, क्योंकि पहले जो करा जाता था वो निर्वाह के लिए कृषि करी जाती थी, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे फिर भाई गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे भाई मिश्रित कृषि, देन हम पढ़ रहे होंगे डेयरी कृषि, और उसके बाद आपका रोपण कृषि। मतलब ये सबके टाइप्स है, इनको पढ़ रहे होंगे, जबकि सबके बुक में दे रखा है सिस्टमेटिक तरीके से। ये टाइप्स आपको देखने हैं, डेयरी कृषि, रोपण कृषि, उसके बाद आपका है भाई शाकाहारी कृषि, ठीक है, ध्यान रखना है। और आपका आगे बात करूं तो उसके बाद है आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, और देन आपका है भूमध्य कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि, और आपका है बाजार के लिए सब्जी खेती कृषि, ठीक है, सब्जी और उद्यान कृषि। और ध्यान रखना, तो पहले हम निर्वाह कृषि की बात करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें देख के लग रहा होगा भाई क्या है ये, इतने सारे टाइप्स, ये टाइप्स पढ़ने होंगे। हमने तो बस सोचा कृषि है भाई, ठीक है, कृषि में क्या होता है भाई, अनाज वगैरह उगा लिया, खत्म कृषि। अरे नहीं भाई, अलग अलग तरीके की कृषि होती है। कृषि मतलब वही होता है यार, कुछ उगाना वगैरह, ठीक है। तो मतलब और किसी और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हमने क्यों स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये अगर ऐसी कृषि करी जा रही है तो इसको हम ये कहेंगे, कृषि के अलावा ये वाला वर्ड और आगे जोड़ देंगे। वो तुमको समझ आ जाएगा इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद, ठीक है। चलते हैं आगे। तो पहले हम बात करेंगे निर्वाह कृषि की, किसकी, निर्वाह कृषि की, जो कि जीने के लिए करी जा रही है, जीने के लिए सब्जी, जीने के लिए करते जो भी करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई निर्वाह कृषि में आदिकालीन निर्वाह कृषि और आपका आ जाएगा क्या, गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। देखो भाई, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि की बात करते हैं तो उससे पहले ये देखो भाई, जो आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि है इसको हम कई नामों से जानते हैं। आपका भाई स्थानांतरणशील कृषि आ जाएगा, कर्तन कृषि आ जाएगा, दहन कृषि आपका आ जाएगा, झूम खेती आपका आ जाएगा, और मिल्पा और लादंग आ जाएगा। मतलब क्या, कुछ नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है इनका नाम है ये अलग। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि को हम इन नामों से भी जानते हैं। एग्जाम में आ गया भाई दहन कृषि, सोचो ये क्या पूछ लिया, अरे भाई वही है, ठीक है। कर्तन और दहन कृषि इसको हम बोलते हैं, झूम खेती भी इसको हम बोलते हैं, मिल्प और लदांग भी बोलते हैं, स्थानांतरणशील कृषि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी समझ आ जाएगा तुम्हें आगे, ठीक है, ध्यान रखना। चले भाई देखो, फिर ये तो हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये 3 बॉक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आदिकालीन निर्वाह कृषि में दिखा दी 3 बॉक्स क्या कर रहे हैं, अभी समझ आएगा, आगे चलते हैं पहले, ठीक है। देखो भाई, तो इस प्रकार की कृषि, वैसे ये बॉक्स नहीं है, ये आप कुछ और चीज समझना, ठीक है। अभी देखो, तो जो मैं बता रहा हूँ आदिकालीन निर्वाह कृषि, तो इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है, ठीक है, और जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। देखो यहाँ पर ये क्या करते हैं, तो ये आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसको मैं स्थानांतरणशील कृषि भी कह रहे हैं, इसको झूम खेती भी कह रहे हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं ये, मान लो जिस एरिया पे जा रहे हैं ना, तो उस एरिया पे जो भी पेड़ पौधे वनस्पति दिख रही है उसको जला दिया इन्होंने, ठीक है। और जो उससे जलाने के बाद जो राख मिली, राख बची, वो बेसिकली जो राख की परत है उस जमीन पर, वो जहां पर जलाई है वनस्पति जला दी, वो राख बन गया। तो जहां पे जलाई है तो उसी लैंड पर वो उर्वरक का काम कर रही होती है, ध्यान रखना, जमीन को फर्टाइल बना रही होती है, समझ आ रहा है। और इस प्रकार क्या है, स्थानांतरणशील कृषि कर्तन और दहन कृषि भी कहलाती है। तो ये क्या है भाई, स्थानांतरणशील कृषि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अपनी जगह चेंज करते हैं। देखो जैसे कि पीछे चलते हैं वापिस, देखो मान लो, ठीक है, देखो यहाँ पर ये एरिया पे रह रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह थी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, जला दिया। ठीक है, क्या कर दिया, आग लगा दी, यानी फायर। फायर, आग लगा दी। आग लगाने का मतलब भाई जला दिया, ठीक है ना। राख बनी होगी, तो यहाँ पर ये उर्वरक, राख आपके उर्वरक का काम कर रही है इस जमीन पर, तो जमीन उर्वरक हो गई। यहाँ पर इन्होंने खेती कर ली, कुछ टाइम तक कर ली, ठीक है। खेती करने के बाद क्या होता है कि भाई ये जमीन जो है अपनी उर्वरता खो देती है। भाई सही बात है, कुछ भी जमीन पर आप खेती कर रहे हैं तो वो कुछ समय बाद अपनी उर्वरता खोएगी ही खोएगी, ठीक है। वो कहेगी भाई तुमने मेरा बहुत यूज कर लिया, थोड़ी शांति दे दो मेरे को, जमीन ऐसा कह दे तुमसे, ठीक है, मन से ध्यान रखना। तो उसके बाद क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं भाई, इस दूसरी जगह पे जाते हैं। ऐसे ही इस जगह पे काम हो गया, तो इस जगह को यहाँ पर उर्वरता खत्म हो रही है, तो इसको छोड़ देंगे, दूसरी जगह पर जाएंगे, यहाँ के जो वनस्पति वगैरह इसको भी जला देंगे, फिर यहाँ पर खेती करेंगे। समझ आ गया। तो यहाँ पर जब तक खेती करेंगे कुछ सालों तक, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसकी उर्वरता वापस आ जाएगी, तो वापस यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कुछ जो वनस्पति वगैरह कुछ भी उगी होगी इसको वापस ये काटेंगे, जलाएंगे, राख बनेगी, उर्वरता का काम करेगी, फिर खेती करने लग जाएंगे। ऐसे ही भाई फिर किसी तीसरी जगह पे चले जाएंगे, या वापस इस पर आ जाएंगे। तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ये अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, ठीक है भाई, ताकि जो खोई हुई उर्वरता है वो वापस आ जाए, और अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, जिससे भाई पहले वाली जगह पे थी वहां पर उर्वरता वापस आ जाती है, फिर उस पर करेंगे कुछ सालों के लिए, फिर वहां पर उर्वरता चले जाएगी, दूसरे पे चले जाएंगे। तो ये अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। तो ये आदिकालीन निर्वाह कृषि का तरीका था, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि स्थानांतरणशील कृषि क्या प्रॉफिटेबल होती है, नहीं होती है प्रॉफिटेबल। ये बेसिकली क्या है आपकी, केवल जीने के लिए होते हैं, निर्वाह कृषि के लिए होती है। आपने भी 12th में पढ़ोगे, आगे जाकर देखना भाई किस प्रकार से जब यहाँ पर जो लोग थे वो आदिकालीन निर्वाह कृषि करते थे ना, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भाई वो आदिकालीन निर्वाह कृषि करे या स्थानांतरणशील कृषि करे, वो चाहते थे भाई स्थायी कृषि करें, टिककर कृषि करें, ताकि अंग्रेजों को प्रॉफिट हो सके, उनको कृषि से टैक्स मिल सके। तो इसलिए हमेशा वो स्थायी कृषि को बढ़ावा देते थे। पढ़ोगे 12th की हिस्ट्री में आगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि, तो समझ आया भाई कि उसको स्थानांतरणशील कृषि बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफर होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, इसलिए इसको कर्तन और ध्यान कृषि भी बोलते हैं, मैंने बता दिया है। और इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं। भाई जीना जिंदगी तो जीनी, क्या करना है और, है ना। तो इसलिए भाई जो बोए गए खेत है वो छोटे छोटे होते हैं, और खेती भी पुराने औजार जैसे कि लकड़ी, कुदाली और फावड़े से ही करी जाती है। समझ आ गया। और कुछ समय बाद, यानी 3 से 5 वर्ष की बात यहाँ पर हो रही है, तो कुछ समय पश्चात यानी कि 3 से लगभग 5 साल की बात हो रही है, जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, वो जमीन कह रही है भाई मुझे बकश दो बस, तो जब क्या करते हैं ये, तब कृषक जो है नए क्षेत्र में वन जलाते हैं और कृषि के लिए भूमि को तैयार करते हैं। समझ रहे हो ना, ध्यान आपको रखना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई ये कुछ यहाँ पर वनस्पति वगैरह, तो मान लो इसको ये जला देंगे, और यहाँ पर ये राख का काम ये करेगी, है ना, ध्यान रखना। और कुछ समय बाद कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी जगह पर गए, वहां पर ही वन जला दी, राख बन गई, भूमि को तैयार कर लिया, वहां पर काम कर 3 से 5 साल, वापिस क्या है कुछ समय बाद वापस जो है अपने पहले वाले कृषि क्षेत्र में वो आ जाते हैं, जो कि तुम्हें मैंने बता दिया पीछे, है ना। आगे चलते हैं, देखो। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जितना भी अपना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब तुम मेरे से भाई ये मत पूछना कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है, समशीतोष्ण क्या होता है, 6ठी क्लास में पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है। अगर हाँ कमेंट आएंगे कि भाई ये उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण वगैरह जितना भी होता है ग्लोब पर जिसे हमने बना रखा है, अगर तुम्हें इसको जानना है अच्छे से तो भाई कमेंट करना दबा के, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। मुझे पता है हर बच्चे को दिक्कत होती है इसमें, ठीक है भाई। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से हैं वो, तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, क्या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है भाई, भारत का जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य है, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह सब आते हैं आपके। तो उत्तर पूर्वी राज्य में से झूमिंग कहा जाता है, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। और मध्य अमेरिका और मैक्सिको में से मिल्पा कहा जाता है। स्टार्टिंग में दिखाया ना मैंने किन के अलग अलग नाम है, तो वो अलग अलग रीजन में बोला जाता है। तो मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है, ठीक है, लदांग कहा जाता है मलेशिया और इंडोनेशिया में। अब हम बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि की, कि भाई गहन निर्वाह कृषि क्या है। देखो, तो गहन निर्वाह कृषि की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार की कृषि बेसिकली मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है, ठीक है भाई। तो गहन निर्वाह कृषि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, मानसून एशिया के घने बसे देशों में करी जाती है। कहने का मतलब ये है, तो जहाँ पर मानसूनी जलवायु है और जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो घने बसे देशों में करी जाती है। और गहन निर्वाह कृषि के भी 2 प्रकार हैं, ठीक है,
दो प्रकार क्या बोल रहे हो? अरे दो प्रकार देखो निर्वाह कृषि के दो प्रकार, आदिकालीन गैर निर्वाह कृषि। गैर निर्वाह कृषि के भी दो प्रकार, ठीक है, ध्यान रखना। गैर निर्वाह कृषि के भी दो प्रकार, ठीक है। कुछ परेशान नहीं होना है भाई, आसान है, ठीक है। देखो तो गैर निर्वाह कृषि के दो प्रकार कौन कौन से? चावल प्रधान गैर निर्वाह कृषि और आपका चावल रहित गैर निर्वाह कृषि, है ना। तो चावल प्रधान गैर निर्वाह कृषि जहां पर चावल मेनली बोया जा रहा है, और चावल रहित गैर निर्वाह कृषि मतलब जहां पर चावल के जगह पर कुछ और बोया जा रहा है, उसकी कृषि करी जा रही है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में करी जा रही है, इसलिए इसको गहन निर्वाह कृषि हम बोल रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। देखो जब हम इसकी हम बात कर रहे होते हैं ना, तो इसमें चावल प्रमुख फसल होते बता चुका हूँ, मेनली जो क्रॉप है वो राइस है इसमें, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में। और अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण, घनत्व मत पूछना भाई, बता के आया हूँ सेकंड चैप्टर में। तो जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार भी क्या होता है? बहुत छोटा होता है। जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है, जो खेतों का आकार है ना वो बहुत छोटा होता है। पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड तो लिमिटेड है ना, वो एक आध होता है किसी के पास ज्यादा होगा, बाकी अधिकतर के पास भाई छोटे छोटे खेत होंगे, क्योंकि जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन बहुत डेंसली बसी हुई है। तो ऐसे में खेतों का आकार छोटा ही होता है, ठीक है। और कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है, ठीक है। और जो कृषि वो कर रहा है ना भाई, इसमें पूरा फैमिली लगी हुई है खेती करने में, ध्यान रखना, समझ आ रहा है। और भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, मतलब कि भूमि का अच्छे तरीके से उपयोग करा जाता है, ठीक है, इंटेंसिव तरीके से। और यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का यहाँ पर अधिक महत्व होता है, ध्यान रखना। क्योंकि निर्वाह कृषि है ना बेसिकली, यहाँ पर इतने अत्याधुनिक हथियार का हथियार कह रहा हूँ, आप बेसिकली अपने औजार का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ज्यादातर मानव श्रम की यहाँ पर बात करी जाती है। तो भूमि का गहन उपयोग होता है, और यंत्रों की अपेक्षा यहाँ पर मानव श्रम, ठीक है, लेबर मैं जैसे कहूँ तो ह्यूमन लेबर की यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना है, समझ आ गया। और उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद और हरी खाद का उपयोग करा जाता है। कोई भी केमिकल आपका फर्टिलाइजर यूज नहीं करा जाता, यहाँ पर ध्यान रखना। कोई भी उर्वरक यूज नहीं करा जा रहा है, जो केमिकली बनाए, आर्टिफिशियली बनाए। तो ये उर्वरता को बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग कर रहे हैं, जो कि नेचुरली है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है चावल प्रधान कृषि में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चावल प्रमुखली या मेनली उगाया जाता है। अब चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की मैं बात करूं, तो मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा और अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना पर्याय संभव नहीं है। देखो जब मैं मानसून की बात करता हूँ, इसका मतलब है चावल, भाई चावल के लिए ना इतना पानी चाहिए होता है खेती करने के लिए। अब जहां पर पानी नहीं है, जल नहीं है, मान लो जहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही है, वहां पर चावल की खेती करना, मतलब समझ रहे हो ना, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मानसून एशिया के अनेक भाग ऐसे हैं जहां पर उच्च जलवायु, मृदा, भौगोलिक कार्य की भिन्नता है, जिसके कारण वहां पर जो धान है, जो चावल है, उसको उगाना संभव नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर और कुछ उगाया जाता है, जैसे कि उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में चावल की जगह पे, देखो है तो ये भी मानसून एशिया के हिस्से है ना। तो उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और आपका उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ और सोरपम बोया जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ कुछ फसल के नाम है जो कि वे चावल की जगह पर उगाए जाते हैं दूसरे एरियाज में, जो कि आपका इसमें मानसून एशिया के जो अलग अलग भाग हैं जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है धान उगाना, वहां पर ये करा जाता है। और भारत में सिंध गंगा के मैदान के, क्या भारत में जो सिंध गंगा का मैदान है उसके पश्चिमी भाग में गेहूं, और दक्षिण में पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो भारत का सिंध गंगा वाला एरिया है, ठीक है, सिंध गंगा का जो मैदान है उसके पश्चिमी एरिया में भी गेहूं, और दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेश जो है दक्षिण गंगा का, वहां पर ज्वार बाजरा मेनली उगाया जाता है। अब हम बात करेंगे रोपण कृषि की, किसकी? रोपण कृषि की। तो रोपण कृषि की बात हो रही है, ठीक है, जिसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ध्यान रखना। तो रोपण क्या कृषि किसने स्टार्ट करी, ठीक है, आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। देखो तो रोपण कृषि की जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर बात आती है यूरोपीय लोगों की, किसकी? यूरोपियन लोगों की, ठीक है। तो यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों को उपनिवेशीकरण किया था, गुलाम बनाया था, बता रखा है, तुमको पता भी है, ठीक है। इतने बड़े होगा तुम्हें ये नहीं पता तो भाई कुछ फायदा नहीं तुम्हारा पढ़ने का। तो यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया था, और कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत भी यहाँ पर की। भाई यहाँ पर उन्होंने ये सोचा ये फायदा कहाँ से होगा, अंग्रेज फायदा के लिए तो आए थे यूरोपीय लोग, तो उन्होंने उपनिवेशीकरण चालू करा, भाई लोगों को गुलाम बनाया, कॉलोनी बनाया,
तो कृषि के कुछ अन्य रूप इन्होंने इंट्रोड्यूस करे शुरुआत करी, जैसे कि रोपण कृषि, जो कि हमको पढ़ना है और हमारा सिलेबस बढ़ गया है इसमें ना। अंग्रेज आए, रोपण कृषि स्टार्ट करी और हमारे बुक में डाल दिया, तो हमारा सिलेबस बढ़ गया। तो रोपण कृषि जो है मुख्य उद्देश्य से लाभ कमाना होता है, मैंने बता दिया ना। जहां अंग्रेज वहां लाभ है, समझ रहे हो ना। जहां अंग्रेज वहां पे लाभ देखते हैं भाई, वो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता इंसानों से, ध्यान रखना भाई, वो आए कमाने थे। तो रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही है, ध्यान रखना। और यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास की क्या पौध लगाई, ठीक है, ध्यान रखना। बेसिकली इसको ये प्लांट करवाया, ठीक है, इसी की फसल उगवाई। जितने भी इनके उपनिवेश है वहां पर, जिनके भी मतलब कि यूरोपियों के उपनिवेश जहां पर हैं, जिन्होंने गुलाम बना रखे, तो उस रीजन में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास वगैरह इन सब ने उसकी पौध लगाई है, ध्यान रखना है। तो रोपण कृषि की विशेषता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये पक्का भाई पढ़ के जाना एग्जाम में, अगर एग्जाम टाइम पे देख रहे हो तो डबल स्टार लगा लो उस पर। बाकी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तुम, वीडियो को भी देख रहे हो, मान लो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसी के 1-2 दिन बाद तुम देख रहे हो, कहने का मतलब तुम सीरियस बच्चे हो, है ना। तो रोपण कृषि की विशेषता, तो कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, ठीक है भाई। कि रोपण कृषि जहाँ पर हो रही है, जहाँ पर अलग अलग अनानास, कॉफी, रबड़ सबकी पौध लगाई जा रही है, तो जहां पर ये करा जा रहा है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और आगे मैं बात करूं, इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध और तकनीकी आधार यहाँ पर चाहिए होता है। तो यहाँ पर अधिक पूंजी भी चाहिए होती है, उच्च प्रबंध यानी कि बिल्कुल मैनेज ढंग से करना होता है इस कृषि को, और तकनीकी आधार मतलब कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है, यानी कि यहाँ पर मानव श्रम का यूज करा जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी यूज करी जाती है इस कृषि के लिए, समझ आ गया, ध्यान रखना है। और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करा जाता है इस कृषि के लिए। तो रोपण कृषि के अंदर जो है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करा जाता है इस कृषि को करने के लिए। और यह एक फसली कृषि है, क्या है ये, एक फसली कृषि है, किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रित है। तो पीछे मैंने तुमको बताया, यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर तो मैंने बताया चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, ये सब की पौध लगाई इन्होंने। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर ये पौध लगा भी रहे हैं ना, तो अगर चाय की लगा रहे हैं तो एक जगह पे चाय की लगा रहे हैं, एक जगह पे कॉफी के लगा रहे हैं तो कॉफी के पौध लगा रहे हैं, उसकी प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक फसली कृषि है, यानी कि एक साथ सब उगा दिया। एक होता है ना कि भाई एक ही जगह पे सब उगा रहे हैं, नहीं वैसे वाली बात नहीं है। तो ये एक ही फसली कृषि है, किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण है। उसी का संकेंद्रण मतलब होता है कि एक ही फसल को यहाँ पर पूरे एरिया पे उगा रखा है, ध्यान रखना, समझ आ रहा है। और श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, जो कृषि पर भले टेक्नोलॉजी का यूज करा जा रहा है, श्रमिकों के बिना थोड़ी टेक्नोलॉजी चलेगी, तो श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। भाई गुलाम बना रखा है श्रमिकों को, भाई लगा दे काम पे, लेकिन इनकी बात तो मानेंगे ही, तो श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, है ना। और यातायात विकसित होता है। भाई अंग्रेजों ने अपना क्या कर रखा था, अपना यातायात तो विकसित कर रखा था, क्यों, क्योंकि उनको पता है ना यातायात विकसित होगा तो उनको ही फायदा देगा, ध्यान रखना है। तो यातायात विकसित होता था, जिसके द्वारा बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते थे। मतलब बागान मतलब कि जहां पर खेती करी जा रही है, और बागान से बाजार में ले जाना है, इनको बाजार से बागान में ले जाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो बेसिकली क्या, ट्रांसपोर्ट विकसित था, डेवलप था, तो इसलिए बागान से बाजार में जो है अच्छे तरीके से सुचारू रूप से जा सकते थे, क्योंकि बागान और बाजार आपस में अच्छे तरीके से सुचारू रूप से जुड़े हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट के जरिए। समझ आ गया, आगे चलते हैं। और देखो, जैसे कि फ्रांस ने बेसिकली पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोको की पौध लगाई। तो यूरोप का मतलब एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप से अलग अलग कंट्रीज आती, जिन्होंने अलग अलग जगह को उपनिवेश बनाया। तो ऐसे ही जो फ्रांस की बात करूं, तो फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीका में गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया। तो फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोको की पौध लगाई, ठीक है, इसका प्लांटेशन कराया। और ब्रिटेन वासियों ने भारत और लंका में, श्रीलंका में, ठीक है ना, श्रीलंका में चाय के बाग लगाए, मलेशिया में रबड़ के बाग लगाए, इसी ब्रिटेन वासियों ने, ठीक है, ध्यान रखना। भारत और श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग लगाए। और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बाग विकसित यहाँ पर किसने, ब्रिटेन वासियों ने। ब्रिटेन ने भारत श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और आपके केले के बाग विकसित यहाँ पर इन्होंने करे। और स्पेन और अमेरिकी वासियों ने बेसिकली स्पेन और अमेरिकी वासियों ने फिलीपाइंस में, ठीक है, फिलीपींस होगा वैसे तो यार, ठीक है, फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बाग यहाँ पर इन्होंने लगाए।
और इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड का अधिकार था। ध्यान रखना कि इंडोनेशिया के अंदर एक समय की बात है जहां पर क्या है, गन्ने की कृषि में हॉलैंड का एक अधिकार था। कि भाई मतलब जो वहां पर गन्ने की कृषि हो रही है वो किसके हाथ में, बेसिकली हॉलैंड के हाथ में है, हॉलैंड का एक अधिकार है वहां पर। और ब्राजील में तो अभी भी कुछ कॉफी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है वो यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। ध्यान रखना, ब्राजील के अंदर आज भी कुछ कॉफी के बागान है जिन्हें फेजेंडा कहते हैं। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट आता है। तो बेसिकली क्या है, यूरोप वासियों के कंट्रोल में है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की। ठीक है भाई, तो देखो जब मैं इसकी बात करता हूँ ना, तो ये मध्य अक्षांश यानी कि जो आपका मिड लैटिट्यूड है, तो मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि बेसिकली की जाती है और इसकी मुख्य फसल बेसिकली गेहूं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो मध्य अक्षांश के भी कौन से, आंतरिक अर्ध शुष्क। यहाँ पर अर्ध शुष्क का मतलब क्या है, यहाँ पर ना ज्यादा यहाँ पर भाई पानी रहता है, ठीक है, और ना यहाँ पर ज्यादा सूखा रहता है। ठीक है भाई, तो अर्ध शुष्क एरिया इसको हम बोलेंगे। ठीक है, आधा सूखा एरिया, समझ रहे हो ना। तो मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में बेसिकली इस प्रकार की कृषि करी जाती है। कौन सी, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, और इसकी मुख्य फसल भी कौन सी है, गेहूं है। ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है, अब मैप में देख लेंगे हम। ठीक है, आगे चलो। और अन्य फसलों की बात करो तो मक्का, जौ, राई भी यहाँ पर क्या बोई जाती है, ध्यान रखना है। तो अन्य फसलें मैंने बता दी है, गेहूं मेन है, बाकी अन्य फसलें भी यहाँ पर बोई जाती हैं। आगे चलते हैं। और इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखो क्या कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर वाणिज्य कहीं ना कहीं प्रॉफिट की यहाँ पर बात आ जाती है। तो यहाँ पर भाई खेतों को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से उसका प्रबंध करेंगे। ठीक है, उसका आकार बड़ा होगा। ठीक है, पैसा लगाएंगे, यंत्रों का यूज करेंगे आधुनिक। तो ध्यान रखना है। तो इस कृषि में खेतों का आकार भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और खेत जोतने से फसल काटने तक भी क्या है, सारा काम यंत्रों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सही यूज कर रखा है। ठीक है, यूज होता है और यंत्रों का यूज करा जाता है मानव श्रम की बजाय। ठीक है, मानव श्रम तो लग रहा है लेकिन वो यंत्रों का यूज कर रहा है और जल्दी जल्दी काम यहाँ पर हो जाता है। समझ रहे हो ना, ध्यान रखना है। और इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र में बात करूं तो यूरेशिया के स्टेपिस, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस, और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान में ये होता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि कौन सी, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। चले मैप में। ठीक है भाई, मैप में देखते हैं। देखो यूरेशिया के स्टेपीज, तो कहाँ है यूरेशिया, तो ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या यूरेशिया के स्टेपीज है। समझ आ रहा है। तो यूरेशिया, तो यूरेशिया का मतलब क्या होता है, यूरोप प्लस एशिया। तो यूरोप और एशिया के साथ के भागों में यूरेशिया बोलते हैं। तो यूरोपीय जो आपका यूरेशिया वाला हिस्सा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपीज वाला एरिया है। ठीक है, तो एरिया के जो घास के मैदान होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। तो यहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि करी जाती है। और आगे हम चलें, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज। ठीक है, तो आपका ये वाला रीजन। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के मैदान को प्रेरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर भी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि करी जाती है। और ऐसा ही आपका क्या है भाई, अर्जेंटीना का पंपास। तो आपका कहाँ है ये आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका अर्जेंटीना का पंपास हो जाएगा। तो अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है। तो यहाँ पर भी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है। उसके बाद आपका दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस, तो वापिस आगे आ जाओ भाई। तो दक्षिण अफ्रीका का वेल्डस यहाँ पर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ये रहा। तो यहाँ पर है कि आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि करी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना, समझ आ रहा है। और आगे चलें, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। तो ऑस्ट्रेलिया में भाई डाउन्स कहा जाता है। तो यहाँ के मैदान हैं घास के मैदान, उसको डाउन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि आपकी होती है। और लास्ट आपका बच गया न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी क्या, न्यूजीलैंड का जो कैंटरबरी मैदान है, घास के मैदान, यहाँ पर भी आपको विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि देखने को मिल जाएगी। न्यूजीलैंड आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, आपका न्यूजीलैंड है। समझ आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मिश्रित कृषि की। क्या, मिश्रित, नाम में ही मिश्रित है। क्या है, मिश्रित यानी मिक्स्ड फार्मिंग। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर पशुपालन भी होता है साथ में और कृषि भी करी जाती है। मतलब दोनों चीज़ों करी जाती है। मिश्रित कृषि में पशुपालन कृषि दोनों करी जाती है, इसको मिश्रित कृषि बोला जाता है। ध्यान रखना है। देखो, तो इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में करी जाती है, डेवलप्ड नेशंस में करी जाती है, डेवलप्ड कंट्रीज में करी जाती है। कौन सी आपकी मिश्रित कृषि, उदाहरण के लिए उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग,
यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, ये वाले रीजन है जो जितने भी बेसिकली क्या है, ये डेवलप्ड रीजन है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जहाँ पर बेसिकली आपकी मिक्स्ड फार्मिंग करी जाती है, और इस कृषि में यह खेतों का आकार मध्यम होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, एकदम मध्यम आकार का यहाँ पर क्या होता है, खेतों का आकार होता है। आगे चलें। और इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल और कंदमूल प्रमुख होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ चारे की फसल का एग्जाम्पल आप कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है भाई, कौन कौन सी चारे की फसल होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो रही बता दिया मैंने आपको, मक्का, चारे की फसलें, कंदमूल बेसिकली यहाँ पर इसमें बोई जाने वाली फसलें होती हैं। ठीक है, और आगे बात करें, देखो, और चारे की फसलें जो है मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है। जो चारे की फसलें यहाँ पर बोई जाती है वो मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है, मुख्य कंपोनेंट आप कह सकते हैं। और फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। मैंने बोला था ना, मिश्रित का मतलब जहाँ पर दोनों चीज करी जाती है, तो खेती भी करी जाती है और पशुपालन भी करा जाता है। और इसलिए क्या है, पशुपालन और क्या आपका कृषि दोनों को साथ साथ करा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कि साथ साथ कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों को समान महत्व दिया जाता है। आप खुद सोच रहे हो यार कृषि में पशुपालन क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, एक वर्ड होता है एग्रीकल्चर। क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि मैं कहूँ तो कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मिनट देखो, एग्रीकल्चर। ठीक है, ध्यान रखना। तो एग्रीकल्चर के अंदर ना आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज आती है। जैसे आपके भाई खेती आप करना, खेती आपकी आ जाती है, आपका पशुपालन भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक वर्ड है, एग्रीकल्चर के अंदर सारी ये कृषि पशुपालन ये सब इसी का पार्ट है, एग्रीकल्चर का, ध्यान रखना। तो इसलिए इसको मिश्रित कृषि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पशुपालन और फसल उत्पादन करा जा रहा है, दोनों को समान महत्व यहाँ पर दिया जाता है। ये नहीं कि यहाँ पर कृषि पर जोर दिया जा रहा है, पशुपालन को कम किया जा रहा है, नहीं, दोनों को इक्वल ही लेवल पर करा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है। आगे चलें। और फसलों के साथ साथ पशु जैसे कि भाई मवेशी, भेड़, सूअर और कुकुर गाय आय के यहाँ पर मुख्य स्रोत हैं। तो फसलें तो आय का स्रोत है ही, बाकी पशुओं को भी यहाँ पर पाला जाता है, जिसमें मवेशी, भेड़, पशुअर और कुकुर ये बेसिक इनको पाला जाता है, जो कि इनकम के मेन सोर्स हैं। और विकसित कृषि यंत्र, इमारतें, रासायनिक और वनस्पति खाद यानी हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय करा जाता है, इस पर खर्चा करा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कि विकसित कृषि यंत्र यूज करे जाते हैं, इमारत, रासायनिक और वनस्पति खाद की गहन उपयोग के लिए यहाँ पर, मत कहने का मतलब इन सब पर ज्यादा खर्च करा जाता है इस कृषि में। ठीक है, और साथ ही वे के साथ ही क्या, कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो कृषि कर रहे हैं कृषक, उनकी कुशलता कि मैं कितना अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कितना स्किल्ड मैनर में वो कर रहे हैं, और उनकी योग्यता भी क्या ध्यान रखा जाता है। उनकी ऐसे नहीं कोई भी करने लग जाएगा, नहीं, उनकी कुशलता और योग्यता भी क्या मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। तो मिश्रित कृषि में बोल रहा हूँ यहाँ पर कुशल कृषक, उनकी योग्यता भी अच्छी होती है, कहने का मतलब जो कर पाते हैं, स्किल्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अधिक पूंजी व्यय करा जाता है, पशुओं को पाला जाता है, साथ में मिश्रित कृषि में यहाँ पर फसलें भी उगाई जाती हैं। मेन फसल मैंने बता दी, कौन कौन सी फसल उगाई जाती है बता दी है ना। अब ये आपका हो गया, अब ये मैप है। ठीक है, तो मैप अगर मैं देख रहा हूँ तो ये कौन से एरियाज हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कुछ जगहों का नाम, क्या, तो आपका मैंने कुछ नाम बताए थे कि भाई ये जो प्रकार की कृषि है ना, मिश्रित कृषि आपकी, ये अत्यधिक विकसित भागों में करी जाती है। तो ये विकसित भाग यही तो है, उत्तर पश्चिमी यूरोप है ना। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप फटाफट चल देखते हैं ना। हाँ, वापिस चलें। उत्तरी पश्चिमी यूरोप आपका, देखो, उत्तर पश्चिमी यूरोप यानी ये वाला हिस्सा। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप आपका हो गया। और आपका भाई, ठीक है, चलते हैं वापिस। और आपका हो गया भाई उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, नाम याद रखना भी, मैप में देख लेंगे। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग है ना, और दक्षिणी महाद्वीपों में समशीतोष्ण वाले भाग। तो आपका भाई यूरेशिया के भी कुछ हिस्से है ना। आगे चलते हैं वापिस, देखो, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ठीक है, यूरेशिया का कुछ हिस्सा और कुछ समशीतोष्ण वाले एरिए। ठीक है, ध्यान रखना। और कुछ समशीतोष्ण वाले एरिया, समझ आ गया ना। तो तुम्हें ध्यान रखना है, ये कुछ रीजन है जो को ध्यान रखने हैं, जो कि आपको कहाँ पर मिश्रित कृषि करी जाती है। आगे चलते हैं, डेयरी कृषि की बात करें तो डेयरी कृषि या डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। ठीक है, जो डेयरी व्यवसाय है ना, जहाँ पर डेयरी यानी जितने भी जो दूध देते हैं, ठीक है, ऐसे जानवरों को पाला जाता है। तो डेयरी जो व्यवसाय जो है दुधारू पशुओं
के पालन पोषण का एक सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है, मतलब जिन्हें दुधारू पशु उनका पालन पोषण भी करा जाता है अच्छे तरीके से, और इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे ही कोई डेयरी व्यवसाय चालू कर सकता है, बहुत पैसा लगता है, पूंजी लगती है। पशुओं के लिए छप्पर हो गया, ठीक है, घास संचित करने के लिए भंडार चाहिए, भाई कहाँ पे घास रखोगे आप। दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्र चाहिए होते हैं, तो उसके प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए होती है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई पैसा किस चीज में लगता है, तो पैसा इस चीज में लगता है। ठीक है भाई, छप्पर के लिए जो जमे वो रहेंगे, घास के लिए भंडार चाहिए, ठीक है भाई, आपके दूध उत्पादन के लिए जो यंत्र लगते हैं वो चाहिए। तो समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। और पशुओं के स्वास्थ्य की बात यहाँ पर करी जाती है, प्रजनन पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसमें पैसा तो लगना ही लगना है। ठीक है, उनका स्वास्थ्य पे, उनके प्रजनन पर भी ध्यान रखना है, उनकी चिकित्सा, उनकी हेल्थ पर भी ध्यान रखना है, मतलब कि उनका इलाज भी कराना है, तो इसके पे भी ध्यान दिया जाता है, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। और नेक्स्ट मैं बात करूं, और पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि के कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो यहाँ पर पशुओं को चराना है, दूध निकालना है, तो इसके लिए वर्ष भर, पूरे साल भर के लिए हमें क्या, लेबर की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको मैं कहूँ तो श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, हिंदी में कहूँ तो। और डेयरी कृषि का कार्य जो है ना, बेसिक नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के पास ही करा जाता है। ठीक है, क्योंकि अच्छे बाजार होते हैं दूध बेचने के, और दूध से पूरा प्रोडक्ट के, ध्यान रखना। क्योंकि गांव में तो लोग खुद ही कर लेते हैं, आपको पता है गांव में सबके घर में भैंस तो होती है, लेकिन नगर वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर डेयरी कृषि, डेयरी के बने जो उत्पाद हैं, दूध वगैरह हो गया, दूध से बने जो प्रोडक्ट हो गए, तो सब नगर में ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डेयरी कृषि जो है नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के पास ही लगाए जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध और अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग खरीदते हैं, ध्यान रखना। और आगे मैं बात करूं, और वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन जो हैं और पास्तेरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है तुम्हारे सामने, क्या, पास्तेरीकरण। क्या होता है इसका मतलब। तो आज के टाइम पे वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन है और पास्तेरीकरण की सुविधा भी है, तो इसके कारण क्या, जो डेयरी उत्पाद हैं वो अधिक समय तक उनको रखा जा सकता है। ठीक है, देखो पास्तेरीकरण क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया आप कह सकते हो जिसमें बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी पदार्थ है, जो भी खाद्य पदार्थ है, ध्यान रखना, पास्तेरीकरण मतलब जो भी खाद्य पदार्थ है उसको हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर में रख देते हैं। ठीक है, मान लो एक जगह है, यहाँ पर हमने खाद्य पदार्थ रखा, जो कि टेम्परेचर मान लो गर्म टेम्परेचर में रखते हैं, किसमें, गर्म टेम्परेचर में रखते हैं। गर्म टेम्परेचर मतलब कि 100 डिग्री से थोड़ा कम मान लो बस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ा कम ही होता है वो। तो उसमें क्या खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, जिसमें डेयरी वाली बात, यहाँ पर डेयरी के उत्पाद भी आ जाएंगे। ठीक है ना, तो खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं पास्तेरीकरण की प्रक्रिया में, रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भाई, गर्म करने के बाद इसको फिर क्या है, कुछ समय तक रख दिया, उसके बाद इसको ठंडा करा जाता है। क्या, उसके बाद इसको ठंडा करा जाता है पास्तेरीकरण की प्रक्रिया में। और ठंडा करने के बाद क्या होता है, जितने भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कि उस खाने को खराब कर रहे होते हैं, खाद्य पदार्थ को, वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे जो खाना है, जो खाद्य पदार्थ है, वो देर तक बचा रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पास्तेरीकरण की सुविधा कहते हैं। तो इसलिए जो डेयरी व्यवसाय है वो विकसित यातायात के साधन के कारण और पास्तेरीकरण की सुविधा के कारण क्या है, जो डेयरी उत्पाद है उसको अधिक समय तक रखा जा सकता है। पास्तेरीकरण मैंने बता दिया, पहले उसको गर्म करके रखते हैं, फिर उसको ठंडा कर जाता है तुरंत ही। क्यों कर जाता है, ताकि जितने भी, इससे क्या होता है, इस प्रक्रिया से जितने भी ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिससे खाना खराब हो रहा होता है, खाद्य पदार्थ खराब हो रहे होते हैं, वो आपका सब नष्ट हो जाते हैं। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है, पास्तेरीकरण का मतलब मैंने बता दिया है तुमको। और वाणिज्य डेयरी कृषि बेसिकली 3 प्रमुख क्षेत्रों में करी जाती है। सबसे बड़ा प्रदेश आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, ध्यान रखना है। इतना तो इतने मैप हमने पीछे देख लिए हैं, तो आपको पता चल गया होगा भाई उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा का है, तीसरा क्षेत्र आपका न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया है। ठीक है, तो मैप आ जाते हैं वापिस, कौन कौन सा नाम लिए हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। क्या, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये आपका ये वाला रीजन। ठीक है, ये आपका क्या है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, जहां पर आपकी कृषि करी जाती है। समझ आ गया। उसके बाद कौन सा था, सबसे बड़ा क्षेत्र आपका, ध्यान रखना, उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। दूसरा आपका कनाडा है, दूसरा आपका कनाडा है। कहाँ है आपका कनाडा, ये वाला रीजन। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब कनाडा आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, तो दूसरा कनाडा दिखा दिया। तीसरा क्षेत्र आपका न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। तो न्यूजीलैंड में पहले देख लेते हैं ना,
तो न्यूजीलैंड आपका ये रहा, तो ये न्यूजीलैंड आपका है, ठीक है। न्यूजीलैंड में बेसिकली करा जाता है ये। और आपका एक और दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, है भाई दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया है। तो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आपका ये रहा, देखो देखो दक्षिणी एरिया और दक्षिणी पूर्वी एरिया, ठीक है। देखो 2 मिनट, देखो ये आपका दक्षिणी पूर्वी ये वाला, ठीक है ना। आपका दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, और एक तस्मानिया ये बोला हमको, तस्मानिया कहाँ है आपका, यहाँ पर है तस्मानिया, ठीक है। तस्मानिया कंट्री एरिया इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी हिस्सा और तस्मानिया आपका यहाँ पे है। तो मैप को समझते हुए चलना है, ये नहीं स्किप करना है, ध्यान रखना। अच्छे से लर्निंग करोगे भाई तभी एग्जाम अच्छा होगा। जो तुम सोच रहे हो 95 या पूरे 100 भी, तो वो ऐसे नहीं आते। हर एक चीज को हमें कंसेप्चुअली समझना होता है। समझ आ रहा है। अब जब हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की, भूमध्य सागरीय कृषि यानी कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो भूमध्य सागरीय कृषि का मतलब क्या है, आपने भूमध्य सागर देखा है, तो भूमध्य सागर आपने वर्ल्ड मैप में देखा ही होगा। तो भूमध्य सागर के आसपास के जो रीजन है वहां पर क्या आपको भूमध्य सागरीय कृषि देखने को मिलती है, ध्यान रखना है। देखो तो भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं भाई, अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। और इसका विस्तार जो है ना बेसिकली भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में है। समीपवर्ती क्षेत्र का मतलब है भूमध्य सागर के जो आसपास के एरिए हैं वहां पर बेसिकली करी जाती है। और खट्टे फलों की आपूर्ति करने में क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जितने भी खट्टे फल हैं, क्या जितने भी खट्टे फल है जैसे अंगूर वगैरह ये सब हो गए, ठीक है। तो खट्टे फलों की आपूर्ति करने में क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। और अंगूर की कृषि मध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो मैं बोलूँ अंगूर की कृषि कहाँ पर करी जाती है, तो मध्य सागरीय क्षेत्र में ही करी जाती है, ध्यान रख लेना। और इस क्षेत्र के कई देशों में भाई अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन भी किया जाता है। तो देखो अंगूर है ना, अंगूर इस खेती की विशेषता है बेसिकली मध्य सागर की। तो इस क्षेत्र में इस क्षेत्र के जो कई देश रीजन हैं तो वहाँ पर अच्छे किस्म के अंगूरों से बेसिकली क्या करा जाता है, उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा यानी वाइन बनाई जाती है, उसका उत्पादन करा जाता है, ध्यान रखना। और निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर, मान लो कोई अंगूर निम्न श्रेणी का है, इतना हाई क्वालिटी का नहीं है, तो उसको सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है, समझ आ गया। और अंजीर और जैतून भी यहाँ उत्पन्न किया जाता है। और शीत ऋतु में, क्या ठंड के टाइम पे, शीत ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग ज्यादा हो जाती है ठंड के टाइम पे, ठीक है, तो ऐसे में क्या है तब इसी क्षेत्र से पूर्ति करी जाती है भूमध्य सागर से। ये जो चीज बता रहा हूँ तुमको ध्यान से सुन लो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। अब अगला है अपना बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि, तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इस प्रकार की कृषि में क्या अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे कि भाई आपका सब्जियां, फल, पुष्प लगाए जाते हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होती है। तो बाजार और उद्यान कृषि मैंने बोला है ना, बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि, मतलब कि ये तो आप उद्यान कृषि तो आपकी उसके लिए हो गई फूलों के लिए, और सब्जी खेती आपकी फल वगैरह के लिए हो गई, सब्जियों के लिए हो गई। तो देखिए तो ये बेसिकली क्या है, ऐसी फसलें जिसमें अधिक पैसा मिलता है, मुद्रा मिलती है, जैसे सब्जियां, फल, पुष्प हो गए, जिसकी नगरीय एरिया में मांग बहुत ज्यादा रहती है। और इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, ठीक है, और खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों जहां पर क्या है ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं, कंज्यूमर्स रहते हैं, लोग रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। समझ आ गया। ये नगरीय क्षेत्र में लगा रहे हैं तो यातायात तो अच्छा ही होगा। और इसमें गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। गहन श्रम का मतलब भाई यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, और अधिक पूंजी की भी आवश्यकता यहाँ पर होती है हमें। और इसके अलावा सिंचाई, उर्वरक हो गया, अच्छी किस्म के बीज हो गए, कीटनाशी हो गए, हरित गृह और शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग करा जाता है। कृत्रिम ताप का मतलब है यहाँ पर जो शीत क्षेत्र है ना, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो ऐसे रीजन में कृत्रिम ताप मतलब कि जो आर्टिफिशियली हीट जनरेट कर होती हो, ठीक है, तो उसका उपयोग बेसिकली यहाँ पर करा जाता है, ध्यान रखना है। आगे चले, देखो, और इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, हाँ, अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और भूमध्य सागरीय प्रदेश के अधिक विकसित भागों में करी जाती है। रीजन ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई। उत्तरी मैप दे रखा सीबीएसई ने, यहाँ से पूछता है, ध्यान रखना। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग और आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है। और आगे मैं चलूँ, जहाँ क्या औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है,
तो इसी एरिया में जो औद्योगिक क्षेत्र है ना वहाँ पर, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। और नीदरलैंड जो है पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नीदरलैंड है वो पुष्प उत्पादन में अपना एक विशिष्टीकरण रखता है, स्पेशलाइजेशन रखता है। और यहाँ से क्या बागवानी फसल विशेषतः ट्यूलिप, जो कि एक प्रकार का फूल है, ठीक है। ट्यूलिप क्या आपका एमसीक्यू में आ सकता है, क्या एक प्रकार का फूल है, पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। तो नीदरलैंड पुष्प उत्पादन विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ पर एक बागवानी फसल है जिसको हम ट्यूलिप बोलते हैं, जो एक प्रकार का फूल है, पूरे यूरोप के प्रमुख शहर जितने भी वहां पर ये भेजा जाता है, ध्यान रख लेना। और 2 मिनट को, ठीक है भाई, अपना यहाँ पे चल रहा था, देखो। और जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है, ठीक है ना, वहां पर अपना खत्म, ठीक है, नीदरलैंड वाला। और जिन एरियाज में, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां उत्पादन करता है, वहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। फिर सोच लो यार ट्रक कृषि क्यों बोल रहे हैं, अभी समझ आ जाएगा। ट्रक देखो ध्यान सुनना, ट्रक जो है फार्म एवं बाजार, ट्रक जो है फार्म और बाजार के मध्य की दूरी जो कि एक ट्रक रात भर में ही तय कर लेता है, उस आधार पर क्या है इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया। कहने का मतलब है यहाँ पर सब्जियां उगाई जा रही हैं, जिन प्रदेशों में केवल सब्जियां उगाई जा रही है, तो ट्रक कृषि क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ट्रक है ना, ट्रक फार्म और बाजार, क्या आपके जो फार्म है और आपका जो मार्केट है, ठीक है, फार्म और मार्केट के बीच की जो दूरी है ना, जो ट्रक है, क्या जो ट्रक है वो एक रात में ही, यानी कि एक रात में ही तय कर लेता है। तो इसी बेसिस पर क्या है, इसको हमने ट्रक कृषि का नाम दे दिया है, ध्यान रखना। और पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। अब बोलोगे अब ये क्या आ गया यार, ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ तुम्हें आ गया। तो पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि तो करी जाती है, इसके अलावा यहाँ पर कारखाना कृषि भी करी जाती है। अब इसमें क्या है भाई, पशुधन पाला जाता है। जो कारखाना कृषि है ना, इसमें पशुधन पाला जाता है, जिनमें विशेषतः गाय, बैल और कुकुर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, समझ आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली कारखाना कृषि में क्या हो रहा है, यहाँ पर पशुधन पालन करा जा रहा है, जिसमें आपका गाय, बैल और कुकुर पाले जाते हैं और इनका ध्यान भी काफी रखा जाता है। तो आपका कारखाना कृषि हो जाएगा, समझ आ रहा है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं शिकारी कृषि की, ठीक है, और चैप्टर के बहुत नजदीक है, खत्म होने वाला अपना चैप्टर, ठीक है। तो देखो भाई, शिकारी कृषि की बात कर रहे हैं, तो जब कृषकों का एक समूह, क्या कृषकों का एक ग्रुप अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या कर रहे हैं भाई, स्वेच्छा से यानी खुद की इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, तो उसको सहकारी कृषि कहते हैं, ठीक है। यानी मैं कहूँ तो बेसिकली सहकारी कृषि क्या है, जो किसान होते हैं, जो कृषक है, वो अपने ग्रुप बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, कृषक अपना एक समूह बना लेते हैं, ताकि कृषि से अधिक लाभ कमाया जा सके, कृषि से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। और खुद से बेसिकली उन्होंने क्या बना दिया, एक सहकारी संस्था बना दी है, ठीक है। सहकारी संस्था का मतलब है यहाँ पर उन्होंने खुद की इच्छा से बनाया गया एक समूह, ठीक है, जिससे ज्यादा लाभ प्रॉफिट कमाया जा सके कृषि से, ठीक है भाई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सहकारी कृषि हम कहते हैं। और सहकारी संस्था बेसिकली क्या है, कृषकों को सभी रूपों में सहायता करती है, ठीक है। संस्था बना ली सहकारी, मतलब कि आपस में इन्होंने सहयोग से क्या भाई संस्था बनाई, जिसको हम सहकारी संस्था बोल रहे हैं, जो कि सहकारी कृषि ही है, ठीक है। तो इसमें कृषक क्या करते हैं भाई, सभी रूप से सहायता करते हैं जो किसानों को, जिन कृषकों ने अपना समूह बनाया है, ग्रुप बनाया है, तो कृषि में उनको किसी प्रकार की जरूरत होती है वो उसकी मदद करता है, ठीक है, सहयोग करता है। और ये सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीजों की बेसिकली खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने के लिए और सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए बेसिकली होती है, ठीक है भाई। तो ये सहायता किसी चीज में हो सकती है, किसी चीज की खरीद करनी है, उचित मूल्य पर बेचना है जो उनका कृषि उत्पाद है, या कोई सस्ती चीज जो कृषि में जरूरत है उसको खरीदने के लिए भी तो क्या करते हैं भाई, बेसिकली मदद जुटाते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं, समझ आ गया। नेक्स्ट मैं बात करूं, और सहकारी आंदोलन बेसिकली जो है 1 शताब्दी पूर्व आरंभ हुआ था, यानी कि लगभग 100 साल पहले सहकारी आंदोलन जो है, जो मैं कहूँ वही सहकारी आपकी कृषि का जो आंदोलन है वो बेसिकली 1 शताब्दी लगभग 100 साल पहले स्टार्ट हुआ था। और पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और स्वीडन और इटली में ये सफलतापूर्वक चला भी है, ठीक है। सहकारी आंदोलन जो है आपका इन रीजन में चला भी है, और सबसे अधिक सफलता से डेनमार्क में मिली है, किसको, सहकारी आंदोलन को। और प्रत्येक कृषक क्या था, इसका सदस्य था सहकारी आंदोलन का, समझ रहे हो, जहां पर सहकारी कृषि सफल भी है। और डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां पर क्या है, व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य रहा। ये रिपीट हो गया आई थिंक है ना लाइन, बट समझ आ गया तुमको।
आगे चलूं, अब हम बात करेंगे भाई सामूहिक कृषि की, ध्यान रखना। तो जब मैं सामूहिक कृषि की बात करता हूँ, सामूहिक मतलब देखो समूह, सामूहिक कृषि ना तो समूह में करी जा रही है, ठीक है। तो सामूहिक कृषि में क्या होता है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। तो मैं सामूहिक कृषि की बात करूँ तो वो एक कृषि एक के लिए तो है नहीं, वो सभी के लिए। तो सामूहिक कृषि में जो उत्पादन हो रहा है उसके साधनों पर जो अधिकार है वो सबका होगा, ठीक है, संपूर्ण समाज का होगा जो उसमें शामिल है। यह सामूहिक श्रम जिसमें जिसने उस कृषि में काम करा है उन सब पर क्या होता है, अधिकार होता है किस पे, सामूहिक कृषि के उत्पादन पर, ठीक है। और आगे चलें, और इस प्रकार की कृषि की शुरुआत जो है बेसिकली पूर्व सोवियत संघ में हुई थी, ठीक है। सोवियत संघ तो है ही नहीं, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन तो हो गया था 1991 में, पता है ना आपको, विघटन हो गया था, आपने पढ़ा पोल साइंस के अंदर। तो इस प्रकार की जो कृषि की शुरुआत है वो पूर्व सोवियत संघ में हुई थी। पूर्व सोवियत संघ तो बोलेंगे कि आज के टाइम पे सोवियत संघ की जगह पे क्या है, रशिया है, ठीक है, रूस है। तो पूर्व सोवियत संघ में बेसिकली इस प्रकार की कृषि की शुरुआत हुई थी, सामूहिक कृषि की, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, और जहां कृषि की दशा सुधारने और उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई, ठीक है। जहां पर क्या पूरे समूह का नियंत्रण हो, समूह का स्वामित्व हो उस कृषि के लिए। तो यहाँ पर क्या कृषि की दशा सुधारने के लिए ये बेसिकली, और उत्पादन में, प्रोडक्शन में वृद्धि हम कर पाए और डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, आत्मनिर्भर, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, आत्मनिर्भर हो जाए। तो इसके लिए बेसिकली कृषि स्टार्ट करी गई थी, ध्यान रखना है। और इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या कहा जाता था, कोल खौज का नाम दिया जाता था, ध्यान रखना है, क्या, कोल खौज, सोवियत संघ में। तो इस प्रकार की जो सामूहिक कृषि है इसको क्या बोला जाता था भाई, सोवियत संघ में कोल खौज कहा जाता था। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सभी किसान अपने संसाधन जैसे कि भाई भूमि हो गया आपका, पशुधन हो गया और श्रम को क्या है मिलाकर कृषि कार्य करते थे। मैंने बता दी समूह में काम कर रहे हैं एक तरह से, तो जितने भी अपने संसाधन है भाई, भूमि, पशुधन और श्रम जो है यहाँ पर मिलकर कार्य करते थे। और ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते थे। समझ आ गया तुम्हें, यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह में कर रहे हैं, कुछ अपनी जो दैनिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए भी क्या है भाई, भूमि का एक छोटा सा हिस्सा अपने अधिकार में भी रखते थे। बाकी समूह तो पूरे तो है ही, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे भाई खनन की, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और फाइनली आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। खनन में बेसिकली क्या होता है, खुदाई करना। क्या होता है खनन में, कि भाई जो जमीन है जहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, तो बेसिक मान लो कि जैसे जमीन के नीचे मान लो कि क्या भाई आपका मिनरल्स है, खनिज है, तो वहां पर क्या खुदाई कार्य करा जाता है, ठीक है। तो इसको हम खनन बोलते हैं, ध्यान रखना। खनिजों को जमीन से खनिजों को निकालने के लिए जो क्रिया अपनाई जाती है उसको खनन कहते हैं। तो भाई देखते हैं, चलो आगे। तो खनन क्या एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें भूमि से खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को निकाला जाता है, जो बता चुका हूं तुम्हें मैं। और खनन का मुख्य उद्देश्य बेसिकली ये होता है कि मानव समाज के उपयोग के लिए इन संसाधनों का उपयोग किया जा सके। भाई खनन हम कर रहे हैं क्यों, संसाधनों के लिए, ताकि जो खनन है ये मानव संसाधन, मानव के उपयोग में आ सके, ठीक है, ध्यान रखना। और आगे मैं बात करूं, और प्राचीन काल में क्या खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने, हथियार बनाने तक ही सीमित था, ठीक है, प्राचीन काल में, लेकिन पुराने टाइम पे। लेकिन आज की बात करूं, आज के टाइम पे इसका बहुत जगह पे यूज होता है। और इसका वास्तविक विकास जो है ना औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ है, और निरंतर इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। यानी खनन का जो वास्तविक विकास है, ठीक है, वो कब हुआ है, जबकि औद्योगिक क्रांति हुई थी। कब हुई थी पता होगा आपको, 1850 के आसपास हुई थी, ठीक है, ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी। 11th में चैप्टर होता था औद्योगिक क्रांति करके, वो डिलीट हो गया तुम्हारे से, ठीक है, सिलेबस से तुमने पढ़ा भी नहीं होगा। तो 1850 के आसपास से स्टार्ट हुई थी औद्योगिक क्रांति, तो उस टाइम के बाद ही क्या है, इस खनन का विकास संभव हो पाया है, ध्यान रखना। अब खनन कार्य को ना प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, ठीक है भाई, खनन कार्य को प्रभावित भी करने वाले कारक है, तो आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्कर में आ सकता है, ध्यान रखना। तो पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। तो भौतिक कारक की बात करूं तो खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था, कि भाई खनन हम करेंगे ना तो उसकी बहुत सारे कारक होते हैं प्रभावित करने वाले। जैसे पहला भौतिक कारक है, तो भौतिक कारक का मतलब है खनिज के निक्षेप कितने हैं, उस हिसाब से खनन करा जाएगा, ठीक है। खनिज के निक्षेपों के आकार, कहाँ तक सीमित है, श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था, मैंने किस अवस्था में है, तो ये भौतिक कारक होते हैं। आर्थिक कारक की बात करूं, उस जो खनिज हम खनन करना चाह रहे हैं उसकी खनिज की मांग कितनी है, विद्यमान तकनीकी ज्ञान और उसका उपयोग, मतलब कि अगर हम उसको निकालना चाहते हैं उसका यूज करने के लिए तकनीकी ज्ञान है, उसका उपयोग कैसे करना है, और अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी और यातायात और श्रम पर होने वाला वे। यानी अब जो उसको हम निकालेंगे भाई, खनन मिनरल्स को निकालेंगे, उसके लिए भाई जो भी पूंजी और यातायात या श्रम की आवश्यकता है कि भाई उसके जो पैसा खर्च होना है क्या वो है या नहीं है। तो आर्थिक कारक और भौतिक कारक ही होते हैं, ध्यान रख लेना।
अब खनन की विधियां होती हैं, दो विधियां होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, एक होता है धरातलीय खनन, एक होता है आपका भूमिगत खनन, ठीक है। धरातलीय खनन और एक भूमिगत खनन, इमेज से समझ आ जाएगा आपको, बस अभी ध्यान से सुनो। और धरातलीय खनन को हम विवृत खनन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। ध्यान रखना भाई, धरातलीय खनन भूमिगत खनन दो टाइप्स होते हैं। धरातलीय खनन को हम विवृत खनन भी बोलते हैं, और ये खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, ठीक है। तो धरातलीय खनन को बोलते हैं, मैंने बता दिया, और ये खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है क्या आपका, विवृत खनन या धरातलीय खनन, ठीक है। सबसे सस्ता तरीका अगर एमसीक्यू पूछता है आपसे कि भाई खनन का सबसे आसान और सस्ता तरीका क्या है, तो आप यही बताना, ठीक है, धरातलीय खनन। और क्योंकि इस विधि में क्या होता है, सुरक्षात्मक पूर्व उपाय और उपकरणों पर खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। कहने का मतलब है भाई, सुरक्षा के लिए चाहिए कुछ उपकरण, या उस पर जो खर्चा है वो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। और उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है, ठीक है। इसमें जो खनन है वो तुरंत होता है, जितने मिनरल्स वगैरह वो तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। तो उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है, समझ आ गया। तो पहले हम इमेज ही देखते हैं, ठीक है, फिर हम चलेंगे वापस। देखो भाई, इसकी बात अभी हम करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें धरातलीय खनन, ठीक है। क्या, धरातलीय, हम भूमिगत पढ़ रहे हैं ना, तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर तुम्हें दो बताया है, ठीक है, धरातलीय भूमिगत। तो यहाँ पर बस हम धरातल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको हटाओ। तो धरातलीय खनन है, तो यहाँ पर आप देखो, इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना होता। धरातलीय खनन में क्या होता है, ज़्यादा हमें गहराई में नहीं जाना होता है, बस यहीं के आसपास के मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है खनन करके, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कूप की खनन की, जो बताने वाला हूँ, तो उसमें बहुत गहराई में हमें जाना होता है, ठीक है, मिनरल्स को निकालने के लिए। तो आपको बस धरातलीय खनन में समझ आ गया, जो धरातल के ऊपर ही बेसिकली खनन करा जा रहा है, ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, तो उसके ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत भी नहीं पड़ती, ज़्यादा खतरा भी नहीं होता है, और ज़्यादा खर्चा भी कम आता है, और आपको खनन भी और आपको मिनरल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। वापिस चले और देखो, और जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है, जो आपका खनिज है वो बहुत धरातल के नीचे होता है, तब भूमिगत अथवा कूप के खनन का विधि का यूज करा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। भाई धरातल के लिए मैंने बता दिया, जब ऊपर होता है, लेकिन जब बात आती है अब जो अयस्क है, आप कह लो भाई, आपको जो खनिज है वो ज्यादा गहराई में है, तो भूमिगत या हम कूप की खनन विधि का यूज करते हैं, और इस विधि में क्या लंबवत कूपक गहराई तक स्थित होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस विधि में क्या लंबवत कूपक, लंबवत कूपक का मतलब क्या आपका, वापस चलो देखो ये रहा, ठीक है, लंबवत कूपक, ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे लंबवत कूपक आपका स्थित होता है, जहां से क्या बेसिकली अब खनिजों को निकाला जाता है। और इसमें काफी ध्यान रखना पड़ता है कि गहराई पे है ये, तो इसमें काफी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है, और खर्चा भी काफी आता है इसमें, ठीक है। और सस्ता आपका धरातलीय खनन होता है, महंगा भी पड़ता है आपका कूप की खनन, ठीक है। और जहाँ से भूमिगत गैलरियां खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली हैं, ठीक है, दिखाया ना मैंने भूमिगत गैलरियां कि किस प्रकार से वे खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली हुई हैं। और इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण और परिवहन धरातल तक किया जाता है। कहने का मतलब है, जो ये लंबवत मार्ग मैंने आपको दिखाया पीछे इमेज में, तो उसमें क्या वहां से खनिजों को निकाल कर निष्कर्षण करा जाता है और परिवहन करा जाता है धरातल, ठीक है, उसको धरातल तक लाया जाता है। आगे चले, मैंने दिखा दिया तुमको इमेज। और आगे देखो, जो खदान है, खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों और निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट वेदक, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं, और माल ढोने की गाड़ियां और वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता भी यहाँ पर होती है, ठीक है। ताकि भाई वायु संचार प्रणाली का मतलब है कि भाई जो उसके अंदर जा रहा है उसको परेशानी ना आए, ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी नीचे जाने के लिए, ऊपर आने के लिए यहाँ पर लिफ्ट वेदक होते हैं, और माल ढोने की गाड़ियां भी यहाँ पर होती है, जब धरातल पर वो आ भी जाता है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। और खनन का ये तरीका बेसिकली थोड़ा जोखिम भरा होता है, थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि जहरीली गैस से, आग और बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का भय भी रहता है, समझ आ गया। जब हम इसमें खनन करते हैं तो भाई जो रिस्की होता है, क्योंकि इसमें जहरीली गैस से, आग और बाढ़ के कारण भाई कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं जब खनन करते हैं इसके अंदर, ठीक है, जब ज्यादा गहराई तक जाते हैं, तो समझ आ गया। और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण और शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इनमें श्रमिक लागत बहुत ज्यादा लगती है, समझ रहे हो ना। जितनी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वही वो खनन कार्य से पीछे हट रही हैं, ठीक है। खनन हो गया, प्रसंस्करण करना, शोधन कार्य, मतलब कि भाई उस खनन कर लिया, उसके बाद जो खनिज है उसका प्रसंस्करण करना, उसको रखना, शोधन कार्य करना, उसके लिए रिसर्च वगैरह करना कि भाई उसका यूज क्या है, कितनी मांग वगैरह है, तो ये सब देखना होता है। तो उसमें लागत बहुत आती है श्रम की, थोड़ा इसलिए क्या जो विकसित अर्थव्यवस्था है वो पीछे हट रही है। और जबकि जो विकासशील देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर, क्योंकि भाई विकासशील देश है,
यहाँ पर श्रम शक्ति बहुत है, यहाँ पर बहुत श्रम ज्यादा है ना, मतलब लेबर बहुत ज्यादा मिल जाती है यहाँ पर। इसलिए तो विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। जैसे भारत हो गया, चीन भी भाई विकासशील कंट्री है, तो वहां भी सब होता है, ध्यान रखना। समझ आ गया? तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है, जिस टॉपिक में डाउट है उसको पीछे दोबारा देखिए, नहीं समझ आ रहा है फिर भी तो कमेंट करिए, ठीक है? मेरे से पर्सनली आप इंस्टाग्राम पर पूछो, वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? जो भी दिक्कत है आ रही है, वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी चैप्टर फिनिश हो गया, खुश हो जाओ। बाकी चैनल पर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।